आ चुके हैं अपने नोटपैड के कंप्लीट लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम नोटपैड की थ्योरी भी देख रहे होंगे, प्लस इसके टूल्स जितने भी होंगे वो सारे हम कवर कर रहे होंगे सिंगल लेक्चर के साथ। और इवन लास्ट में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी इसके इनसाइड बना रहे होंगे। तो एक्सटेंशन जो होता है जैसे कि .txt एक्सटेंशन होता है, इसी तरह .bat और bat बेस फाइल के बेस पे आप कुछ वायरसेस बना सकते हो। इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इवन प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई हार्मफुल नहीं होता ये। और इवन हम इसमें देखने भी वाले हैं कि आप इसमें कोड कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नोटपैड से। समझते हैं नोटपैड होता क्या है। तो 3 लाइन में मैंने इसे डिफाइन किया है। नोटपैड क्या होता है, ये एक इनबिल्ट टूल और फीचर होता और सॉफ्टवेयर और ऐप होता है और हर विंडो में होता है। अगर आप ओल्ड वर्जन की विंडो यूज़ करते हो या लेटेस्ट जैसे कि विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10 इवन 11 की इनसाइड भी आपको नोटपैड मिल जाता। इनबिल्ट मीन्स इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कंप्यूटर में पहले से होता है। अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो विंडो के इनसाइड ये पहले से मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि नोटपैड एक बेसिक और सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटिंग मीन्स कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो और इसमें हम बेसिक लेवल तक जितना भी डॉक्यूमेंट का काम होता है वो हम कर सकते हैं। हाँ, इसमें एडवांस टूल्स नहीं होते, पर बेसिक लेवल पे जितना भी आपका काम होता है नोट्स वगैरह बनाना, वो हम नोटपैड के ऊपर आराम से बना सकते हैं। और इवन हम इसे कह रहे होते हैं कि ये कोड एडिटिंग प्रोग्राम भी है। इसके इनसाइड आप HTML का कोड कर सकते हो, आप CSS का कोड कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हो। तो आप लैंग्वेजेस भी इसके इनसाइड टाइप कर सकते हो। हाँ, एनवायरनमेंट आपको अलग से बनाना होगा। तो इसलिए हम कह रहे होते हैं नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग या तो एक बेसिक और सिंपल कोड एडिटिंग प्रोग्राम भी कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट लाइन में कहा जा रहा, मोस्टली हम नोटपैड को यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए। जाहिर बात है, अगर टेक्स्ट एडिटिंग है तो इसके इनसाइड टेक्स्ट टाइप होगा और इसे हम टाइपिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो टाइपिंग के बेस पे जो भी आपके काम होंगे, अगर आपके पास एडवांस टूल्स नहीं होते जैसे कि MS वर्ड वगैरह, तो आप नोटपैड से भी अपना काम आराम से ले सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हमें बताया जा रहा है नोटपैड को कैसे आप ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के 2 से 3 तरीके मैं आपको बता रहूँगा, उनके बेस पे आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। एक्सटेंशन क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। तो कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो आ चुका है हम यहाँ पे डेस्कटॉप की तरफ और आपको यहाँ पे नीचे विंडो बटन और या तो आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आपने विंडो बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नोटपैड सर्च कर लो और एंटर कर लो। आपके सामने नोटपैड यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पे विंडो बटन पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ऑल ऐप्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल करते जाना है। नोटपैड आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो स्क्रॉल करते जाना है, नीचे आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो नोटपैड को। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ नोटपैड। नोटपैड ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे P में आ जाता है, MS पेंट आ जाता है और ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे और N के इनसाइड यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड मिला। क्लिक करोगे नोटपैड एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका, लास्ट तरीका, जो कि विंडो प्लस R के थ्रू आप यहाँ पे नोटपैड को रन कमांड के बेस पे रन कर सकते हो। तो ये एक रन कमांड है और इस रन कमांड के इनसाइड हम टाइप कर सकते हैं अपना जो भी कमांड होगा। तो मैं यहाँ पे नोटपैड के लिए टाइप कर रहा हूँ नोटपैड और इंटर करते ओके करते नोटपैड एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। समझ आ चुका होगा कि नोटपैड कैसे हम ओपन कर सकते हैं। जिसे ओपन करोगे तो ये इसका इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस के इनसाइड कुछ चीज़ें जो कि आपको समझने होंगे। यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का अपना नाम होगा। जैसे कि टॉप पे आपको ये वाला एरिया मिल रहा है तो ये टाइटल बार कहलाता। और इसी एरिया के इनसाइड आपको यहाँ पे बताया जा रहा कि ये जो फाइल आपने ओपन किया ये अनटाइटल है और इसका कोई नाम नहीं है और इवन ये फाइल अभी तक सेव नहीं है। अगर सेव होगा भी इसका नाम क्या रखा गया है, अनटाइटल रखा गया है। फिलहाल ये सेव नहीं है। अगर हम इसे क्लोज करेंगे, कुछ काम करेंगे तो ये ज़रूर क्वेश्चन करेगा कि सबसे पहले ये फाइल सेव कर लो या तो फिर इसे ज़ाया कर लो। देखेंगे आगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे ये क्लोज के कुछ टैब्स हमारे पास आ रहे होंगे। इसके थ्रू आप टैब्स बंद कर सकते हो, इसके थ्रू ओपन कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक और टैब खोला, यहाँ पे क्लिक करने से आप टैब्स को बंद कर सकते हो। तो विंडो 11 का ये फीचर होगा। और आगे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे कैप्शन बटन्स। इन 3 को कैप्शन बटन्स कहा जाता। कैप्शन बटन 3 टाइप्स के होते हैं, एक होगा मिनिमाइज और एक होगा रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और लास्ट वन होगा क्लोज। इसे 2 नाम क्यों दिए गए, क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन भी कर रहा है, वापस सेम बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिस्टोर डाउन भी यहाँ पे कर रहा होता है। और नीचे आओगे तो ये आपके पास रहेगा मेन्यू बार। इसे मेन्यू बार कहा जाता। तो क्लिक करोगे, यहाँ पे जो 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं या 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम टैब्स कह रहे होते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इसके इनसाइड गौर करोगे, आपको एक लिस्ट मिल जाती। इसे हम ऑप्शंस की और टूल्स की लिस्ट कह रहे होते और इसके इनसाइड आपको ऑप्शन मिल रहे होते। तो एक दफ़ा फिर देख लो,
मेन्यू बार, ये था मेन्यू बार। मेन्यू बार के इनसाइड ये होंगे टैब्स। टैब्स पे क्लिक करोगे ये मेन्यू निकल के आ जाती है और मेन्यू के इनसाइड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा उस एरिया को हम यहाँ पे वर्किंग एरिया कह रहे होते, तो ये वर्किंग एरिया होता है। और जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपको स्क्रॉल बार मिल जाता, तो नीचे एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा आपको। और अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ कंटेंट लिखेंगे तो एक और स्क्रॉल बार आपके सामने आ जाएगा। तो दो दो स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप कंटेंट लिखते हो। तो एक होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वन होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वाला होगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू आप ऊपर जाते हो और नीचे स्क्रॉलिंग करते हो, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इसके थ्रू आप लेफ़्ट और राइट स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो। तो फिलहाल देख लो, इसके थ्रू मैं ऊपर जा सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ, इसके थ्रू मैं राइट जा सकता हूँ और लेफ़्ट जा सकता हूँ। तो ये तब आएगा जब आपका कंटेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है और स्क्रीन से बाहर निकल जाता। स्क्रीन से बाहर नहीं मीन्स ये विंडो जो है विंडो से ज़्यादा हो जाता है कंटेंट, तो उस कंटेंट के लिए स्क्रॉल बार्स यहाँ पे इनेबल किए जाते हैं। नीचे देखोगे तो इसे हम स्टेटस बार कह रहे होते हैं, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हवाले से कि नोटपैड के इनसाइड आपने कितने लाइन टाइप किए, कितने करेक्टर्स टाइप किए, और आपका कर्सर कहाँ है, और कितने परसेंट जूम है, और विंडोज़ के हवाले से बताया जा रहा। इवन आपको यहाँ पे कोड सिस्टम के हवाले से बताया जा रहा कि आपका जो नोटपैड है वो यहाँ पे कंटेंट को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कोड सिस्टम यूज़ कर रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इंटरफेस समझ आ चुका होगा। तो ये था नोटपैड का इंटरफेस। तो इसमें कुछ चीज़ें थे जैसे कि टाइटल बार था। टाइटल बार यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपके फ़ाइल का नाम क्या है। इस वक्त फ़ाइल सेव नहीं है, तो इस फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसे लोकेशन देंगे डेस्कटॉप का। कोई भी लोकेशन आप दे सकते हो, नाम और फाइल का नाम हम 123 लिख लेते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। इसे अगर मैं क्लोज करूंगा तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख रहा होगा। तो अगर हम डबल क्लिक करेंगे इस पे वापस, तो ये फाइल इस तरह ओपन होकर आ जाएगा और ऊपर देखोगे ये टाइटल बार अब चेंज हो चुका है। 123.txt इसका फाइल आ रहा है। अब txt या .txt होता क्या है इसे समझते हैं। तो .txt एक एक्सटेंशन होती है, इसे हम कह रहे होते हैं कि ये एक एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन और कुछ नहीं, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो हर फाइल का अपना पहचान होता है, और ये जो आइडेंटिटी या पहचान है ये यूज़ होता है बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर इसे यूज़ करता है, आपका मशीन इसे यूज़ करता है। अब एक्सटेंशन कंप्यूटर क्यों यूज़ करता? ताकि ये फाइल्स को पहचान सके और उन्हें मैनेज कर सके और उन्हें मिक्सिंग से बचा सके। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद ज़ाहिर बात इसका ये वाला फाइल निकल के आ जाएगा। तो इसका एक्सटेंशन आपको देखना है तो वैसे फ्रंट पे हमें एक्सटेंशन इसका दिख रहा है .txt, पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रॉपर्टीज़ नाम का ऑप्शन, Alt+Enter इसका शॉर्टकट क्यों होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि ये जो फाइल आप इस वक्त ओपन करने जा रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हो, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा इसका एक्सटेंशन .txt है। और इस टाइप के फाइल्स कहाँ पे ओपन होंगे? नोटपैड के इनसाइड ओपन होंगे। तो जाहिर बात है यहाँ पे .txt वाली जो फाइल्स है वो हमेशा नोटपैड के इनसाइड ही ओपन होते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Windows+R और मैं सर्च करता हूँ विनवर्ड, जो मैंने यहाँ पे MS वर्ड को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, और इसे ओपन करने के बाद इसके इनसाइड हम कुछ कंटेंट वगैरह लिख लेते हैं और इसके फाइल को मैं यहाँ पे सेव करने जाऊँगा। सेव करने के लिए हम लोकेशन चूज़ करेंगे ब्राउज के बाद, और डेस्कटॉप लोकेशन दे के इसका नाम भी 123 में रख लेता हूँ और फाइल को हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। अब सेव करने के बाद इसे हम से क्लोज करते हैं, फाइल को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे कंप्यूटर को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे फाइल में गौर कर ले तो यहाँ पे 123.docx आ रहा है और यहाँ पे 123.txt आ रहा है। अब ये दोनों फाइल्स अलग कैसे हुए? अब ये दोनों जो फाइल्स हैं वो दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं हुए और ये अलग अलग कैसे यहाँ पे बने? तो इसका वही सिंपल फंडा है कि कंप्यूटर को इनका एक्सटेंशन पता है। तो MS वर्ड का यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है वो कंप्यूटर को पता है, उसके बेस पे वो MS वर्ड का फाइल यहाँ पे क्रिएट और मैनेज कर रहा होता है। और यहाँ पे नीचे आपको टेक्स्ट का फाइल दिख रहा होता है, तो इसका एक्सटेंशन कंप्यूटर को पता है। टेक्स्ट वाले फाइल अगर सेव होंगे तो इसको एक्सटेंशन .txt मिलेगा। MS वर्ड वाले फाइल्स अगर सेव होंगे तो इसे एक्सटेंशन .docx मिलेगा। और इसके बेस पे यहाँ पे जो फाइल्स है वो मैनेज हो रहे होते। अगर एक्सटेंशन सिस्टम आप कंप्यूटर से ख़त्म कर लेते हो तो जो भी फाइल आप सेव करोगे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, और वो फाइल पता नहीं कंप्यूटर किस नाम में और किस एक्सटेंशन में वो सेव कर रहा होगा और कैसे वो मैनेज कर रहा होगा। तो एक्सटेंशन सिस्टम सिंपल होता है कि ये आपके कंप्यूटर का जो भी फाइल्स होंगे, आपके सॉफ्टवेयर की जितने भी फाइल्स
फाइल्स होंगे उनको मैनेज करने में हेल्प कर रहा होता है कंप्यूटर का। तो एक्सटेंशन सिस्टम और कुछ नहीं, ये एक आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर की, और वो आइडेंटिटी कंप्यूटर यूज़ करता है ताकि वो फाइल्स को मैनेज कर सके और मिक्सिंग से बचा सके। तो जब भी आपके फाइल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे और मिक्सिंग से बच रहे, तो समझ ले कंप्यूटर वहाँ पे एक्सटेंशन सिस्टम का यूज़ करके उन फाइल्स को अरेंज और तरतीब दे रहा होता है। तो एक्सटेंशन आपको समझ आ चुका होगा और इंटरफेस भी आपको समझ आ चुका होगा, रन कैसे होता है नोटपैड वो भी आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर के टूल्स। तो पहला टैब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा फाइल के नाम का, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसके इनसाइड ढेर सारे टूल्स है, स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। तो पहला टूल यहाँ पे आ रहा है न्यू टैब को ओपन करना। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नया टैब दे रहा होता है, और सेम ये बटन जो काम कर रहा है वो सेम काम आप यहाँ पे इस प्लस बटन के थ्रू भी कर सकते हो। ये फीचर आपको विंडो 11 दे रहा है। तो नया फाइल नया विंडो में ओपन नहीं हो रहा, आपको सेम विंडो में मिल रहा है ताकि ज़्यादा विंडोज़ ओपन ना हो और यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो ये सिंगल विंडो के इनसाइड आपको मल्टीपल फाइल्स का ऑप्शन दे रहा है कि आप एक फ़ाइल बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, पर हमेशा जितने भी फाइल्स बनाओगे वो सेम विंडो के इनसाइड क्रिएट हो रहे होंगे। अगर आप चाहते हो मुझे अलग सा फाइल बनाना है तो इन फाइल्स को आप अलग भी कर सकते हो। इस तरह लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखा, इसके जो टाइटल बार होगा इस पर लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो, इसे बाहर निकालोगे तो देख लो यहाँ पे एक वो जो विंडो थी वो इससे अनडॉक हो गई और अलग हो गई। तो कुछ इस तरह से आप जो भी विंडो यहाँ पे बनाओगे उन्हें अलग भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। आगे अगर आप चाहते हो मुझे नया विंडो चाहिए, वो इसमें मिक्स नहीं करना, अलग चाहिए, तो आप फाइल पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट की होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया विंडो आपको ओपन होके मिल जाएगा। तो नया फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ये नया फाइल आपको दे देगा पर सेम विंडो की इनसाइड। अगर आप चाहते हो नया फाइल चाहिए मुझे अलग से विंडो में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको नया फाइल भी मिलेगा और वो एक अलग और सेपरेट विंडो में आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइल के इनसाइड ओपन। तो इसके थ्रू आप पुराने फाइल्स ओपन कर सकते हो जो भी फाइल्स आपने सेव किए होंगे। हर ऑप्शन के आगे यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी लिखे गए हैं, इनको भी आप एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट किया करो। फिलहाल हम यहाँ पे ऑप्शन के साथ जा रहे होंगे जिसका नाम होगा ओपन। ओपन मीन्स जो पुराने फाइल्स हैं उनको ओपन करना इस वाले विंडो में, या तो नोटपैड के इनसाइड पुराने फाइल्स को ओपन करना जो फाइल्स आपने पहले सेव किए हो। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे, वापस यहाँ से नोटपैड या तो फिर विंडो प्लस आर से नोटपैड को आप रन कर लो। रन करने के बाद इसमें बैकअप अभी तक आपका पड़ा है। अगर हम यहाँ पे इसे क्लोज कर ले तो फिलहाल वो जो पुराना फाइल था वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये वाला फाइल मुझे यहाँ पे ओपन करना है, वापस इस पर मज़ीद काम करना है, तो फाइल ओपन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल जहाँ पे भी पड़ा होगा उस लोकेशन पे आपने जाना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो फाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका, आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इस तरह उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तब भी ये फाइल कुछ इस तरह से ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये सीखा कि जो फाइल्स आपने सेव किए हैं उनको ओपन कैसे किया जा सकता यूजिंग ओपन ऑप्शन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेव करना। तो अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और लिखने के बाद मुझे ये काम सेव करना है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन दे दें या तो कोई भी लोकेशन दे दें। हम यहाँ पे 111 के नाम से इस फाइल को सेव करते हैं, तो मैं यहाँ पे 111 लिखूँगा, लोकेशन डेस्कटॉप दूंगा और कुछ भी चेंज नहीं करना, सेव पे आपने क्लिक कर लेना है। और अगर आप इसे क्लोज भी करोगे, एक दफ़ा रिफ़्रेश मार लो अपने डेस्कटॉप को, तो सेव किया गया फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसे वापस ओपन करना है तो डबल क्लिक कर लो, ये फाइल वापस नोटपैड के इनसाइड ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सेव एज। और सेव दोनों में फ़र्क क्या होगा? सेव का काम क्या है कि एक दफ़ा ये वाला जो फाइल है जिस पे आपने काम किया उसको सेव करना, तो आपने एक दफ़ा सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आप इसमें जो भी चेंज करोगे, नया काम करोगे, उस काम को सेम फाइल में सेव करना, वापस आप उसके लिए ये सेम ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे जो भी नया काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये नया काम कर लिया, ऊपर आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट का मतलब है ये फाइल अभी तक सेव नहीं है। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, या तो कंट्रोल एस या तो ये ऑप्शन यूज़ कर लो और ये फाइल सेव हो जाएगा और वो डॉट यहाँ से चला गया। अब जो भी आपने चेंज किया वो इस फाइल में जाके सेव हो चुका है और ये फाइल यही यहाँ पे इस वक्त ओपन है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखते हो और आप चाह रहे हैं ये वाला जो नया काम है ये मुझे सेम फाइल के इनसाइड सेव नहीं करना, इस पूरे काम के लिए अब एक नया डॉक्यूमेंट और एक नया टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो आप फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे तो ये चेंज सेम फाइल के इनसाइड सेव हो जाएगा। मुझे सेम फाइल में नहीं चाहिए, एक नया फाइल क्रिएट करना है, तो सेव एज और डेस्कटॉप लोकेशन या कोई भी लोकेशन, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ 222। सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा डेस्कटॉप को, आपके सामने फ़ाइल आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आप फाइल के इनसाइड जाके सेव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और सेव एज मीन्स कि सेम फाइल को आप बार बार सेव कर सकते हो अलग अलग फाइल्स में, और इसके लिए मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। सेव मीन्स सेम फाइल के इनसाइड सिर्फ चेंजेस को सेव करना या तो फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना। समझ आ चुका होगा ये दोनों ऑप्शन। आगे आ रहा है सेव आल। अब सेव आल का काम क्या है? अभी भी आप कहोगे कि ये जितना भी काम था ये तो इसमें जाके सेव हो चुका होगा, डबल क्लिक कर लो। बिल्कुल ये सेव हो चुका है, पर अगर आप यहाँ पे नया टैब ओपन करते हैं और इसमें कोई काम करते हैं, फिर नया टैब ओपन करते हैं, इसमें कुछ काम कर लेते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये फ़ाइल, ये फ़ाइल, ये फ़ाइल, ये 3 के 3 टैब्स और 3 के 3 फाइल्स मुझे एक साथ ही सेव करना है, तो फाइल पे क्लिक करोगे और सेव ऑल ऑप्शन का यूज़ करोगे। सेव पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ये वाला जो टैब होगा, जो फाइल होगा, वही सेव होगा इसके थ्रू। अच्छा, सेव एज भी यही फाइल सेव करके दे देगा, पर मल्टीपल टाइम्स सेम फाइल को आप बार बार सेव कर सकते हो यूजिंग सेव एज। और सेव में नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है सेव ऑल मीन्स ये 3 के 3 टैब्स जो ओपन है इसमें जो सेव नहीं है उनको भी सेव करना और सबको सेव करना। अब फाइल पे क्लिक कर लो, सेव ऑल पे क्लिक कर लो। लोकेशन आपको देना होगा तो डेस्कटॉप लोकेशन में दूंगा और 1 नाम से ये फाइल हम यहाँ पे सेव कर रहे होंगे। अब सेव करने के बाद ये वापस लोड करके आपको वापस डेस्कटॉप दे देगा, ये वापस लोड करके आपको वापस विंडो दे देगा। और फिर कहा जा रहा है कि ये जो दूसरा फाइल है इसे भी सेव कर लो, तो हम 2 नाम दे देते हैं यहाँ पे, इस फाइल को भी हम सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे 3 के 3 फाइल्स इसने सेव कर ली और यहाँ पे तीनों के एक्सटेंशन और नाम आ चुके और फाइल्स आ चुके। तो कुछ इस तरह से आप सेव ऑल ऑप्शन के थ्रू जितने भी आपने फाइल ओपन किए होंगे उन सबको एक साथ ही सेव कर सकते हो यूजिंग सेव ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है पेज सेटअप। कब काम आएगा? जब आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख चुके हो उन्हें प्रिंट करने लगोगे तो उससे पहले आपको सेटअप करना होगा। अब प्रिंटिंग से पहले सेटअप क्यों नीड है और क्यों ज़रूरी है वजह? तो मान लें आपने यहाँ पे जो भी काम किया वो एक ऐसे पेज पे है जिसकी डायमेंशन कम है, पर आपने प्रिंटर लिया, प्रिंटर के इनसाइड आपने कुछ पेज रखा और वो पेज इस पेज से बड़ा है या तो फिर छोटा है। तो अगर आप काम कर रहे हो छोटे और स्मॉल पेज पे आप काम कर रहे हो और यहाँ पे लार्ज पेज पे या तो बड़े पेज पे आप चीज़ों को प्रिंट कर रहे हो, तो ज़ाहिर बात है डेटा मिसप्रिंट हो जाएगी। तो जैसे डेटा आपने सोचा होगा उसी तरह नहीं निकलेगा। तो इसलिए पेज सेटअप ज़रूरी होता। तो साइडों में गैप कितना देना है, ऊपर क्या हर पेज पे प्रिंट करना है, नीचे क्या हर पेज पे प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें पेज सेटअप के इनसाइड होते हैं। तो प्रिंट करने से पहले ज़रूरी होता फाइल के इनसाइड जाना है, पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले पेपर चूज़ करना, और इस साइड पे आपको प्रीव्यू दिख रही होती है कि आपने जो सेटिंग की है उसके बदले आपका पेज इस वक्त कैसे दिख रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओरिएंटेशन चूज़ करना, आपने लैंडस्केप में प्रिंट करना है यहाँ पोर्ट्रेट में। और नेक्स्ट आ रहा है मार्जिन्स यहाँ पे, और बॉटम में आ रहा होगा यहाँ पे हेडर एंड फुटर। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला पेपर चूज़ करना, तो अलग अलग टाइप के कागज़ होते हैं जिनके ऊपर आप प्रिंट निकालते हो। लेटर होता है, लेटर नाम का कागज़ होता है, A4 नाम का कागज़ होता है, इसी तरह A3 नाम का कागज़ होता है, A5 नाम का कागज़ होता है, लीगल होता है, और चलते जाए। अब आपने जिस कागज़ के ऊपर डेटा प्रिंट करना है या बाज़ार से जो भी कागज़ आपने लाया होगा उसका नाम होता है, और उसका नाम होता है सिंपल। जो भी कागज़ आपने प्रिंटर में रखा है उसका नाम आपने यहाँ से चूज़ करना है, ताकि जितना वो कागज़ उसका जो भी साइज़ होगा यहाँ पे आपके फ़ाइल के लिए भी सेम साइज़ चूज़ किया जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको कागज़ मिल रहे होंगे, पेपर मिल रहे होंगे। इसमें से आप चूज़ कर लो। जैसे कि ज़्यादा फेमस होता है A4, हर फुट स्टेट वाले के पास A4 कागज़ होता है, तो A4 ज़्यादा फेमस है। तो मैक्सिमम टाइम आपके जो बुक्स होंगे वो भी A4 के ऊपर ही प्रिंट होकर आपको मिल रहे होते। तो हम A4 पे क्लिक करेंगे। इस वक्त हमने यहाँ पे साइज़ और पेपर क्या उठाया, A4। अब A4 इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये फेमस है, और मान लें मैं भी अगर इन फ्यूचर प्रिंट निकालूंगा तो मैं A4 के ऊपर ही प्रिंट निकालूंगा। बाकी आप जो भी कागज़ बाई करते हैं बाज़ार से, सिंपल उस कागज़ को यहाँ से और उस पेपर को यहाँ से चूज़ कर लो। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे सोर्स, तो सोर्स को आपने इसी तरह ही रहने देना है टॉप पे। और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे साइड पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कि अगर आपका कागज़ कुछ इस तरह से आ रहा है तो उसके ऊपर जो डेटा है वो आपको इस तरह प्रिंट करना है। अगर इस तरह प्रिंट करना है तब भी ठीक है, या तो फिर आप डेटा को इस तरह भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये होता है लैंडस्केप। इसका मतलब कागज़ यहाँ पे पोर्ट्रेट है और अगर हम इस तरह करते हैं तो ये कागज़ लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होता है, पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होता है। तो इस वक्त आप वही यहाँ पे चूज़ करोगे। तो इस वक्त हमारा जो कागज़ है वो यहाँ पे आ रहा होगा कौन से मोड में, पोर्ट्रेट मोड में। तो मुझे पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप चाहिए। मान लो मेरा यहाँ पे जो डेटा है उसका विड्थ ज़्यादा है, तो हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा।
बाकी आपको जो भी चूज़ करना है यहाँ पे अपने लिहाज से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको डेटा प्रिंट करना हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मार्जिन्स। मार्जिन मीन्स ये साइडों पे जो कुछ गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप मार्जिन्स कहलाता। तो इनको कम करना है या ज़्यादा करना है, उसके लिए आप मार्जिन चूज़ कर सकते हो। मार्जिन का और कुछ मतलब नहीं होता। मार्जिन मीन्स कि आपका जो कागज़ है उसकी इनसाइड जो आप यहाँ पे डेटा को बॉर्डर से दूर रखना चाहते हो, पेपर ख़त्म होने से दूर रखना चाहते हो, जैसे पेपर इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है तो आप कितना दूर रखना चाहते हो पेपर के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप, वो मार्जिन्स कहलाता। इसी तरह टॉप से भी होता है, लेफ्ट से होता है, राइट से होता है और बॉटम से होता है। तो 4 साइडों से आपको मार्जिन्स मिल रहे होते हैं। कॉपी के ऊपर जो लाइंस आप लगाते हो उन लाइंस को हम मार्जिन्स ही कह रहे होते हैं। जैसे आप लाइन लगाते हो, आप कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा या करूँगी वो इस लाइन से आगे मुझे नहीं लेके जाना। पर फिर भी आप कभी कभी रूल्स को ब्रेक कर लेते हो, बाहर निकल जाते हो इस लाइन से। पर सॉफ्टवेयर हमेशा स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर रहा होता। तो जो भी रूल्स उसे मिलते हैं उसी के बेस पे वो चीज़ों को प्रिंट कर रहा होता है। तो इस वक्त जो मार्जिन्स है लेफ़्ट और राइट से 1 इंचज़ का है और बॉटम और टॉप से 0.75 इंचज़ का है। तो आप यहाँ पे इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 और यहाँ से पोर्ट्रेट हम चूज़ कर लेंगे। तो इस वक्त देख लो, तो इस वक्त हमने लेफ़्ट साइड के जो मार्जिन है वो 4 इंचज़ कर लिए। तो यहाँ पे 4 इंचज़ के मार्जिन हमें मिल रहे होंगे और डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप टॉप से मार्जिन दे सकते हो, लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से दे सकते हो। कुछ लोग इस तरह डेटा को प्रिंट करके यही कहेंगे कि मेरा यहाँ पे जो प्रिंटर है वो मिसप्रिंट कर रहा है। मिसप्रिंट नहीं कर रहा, आपका यहाँ पे सेटिंग गलत है, सेटिंग को ठीक कर लो। तो यहाँ पे आप सेटिंग पर ठीक कर सकते हो। आपको जितने भी मार्जिन चाहिए होंगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन दे सकते हो। तो अगर मार्जिन ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़ाहिर बात है आपका कंटेंट बिल्कुल ख़राब दिखेगा। तो इस वक्त हर साइड से हमने मार्जिन बढ़ाए और कंटेंट पूरे पेज के ऊपर सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, बाकी पेज खाली रहेगा। तो आपको मार्जिन अपने हिसाब से रखना है। ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो भी रख सकते हो मार्जिन्स को। आप कुछ इस तरह से ज़ीरो रखना चाहते हो, ऊपर वो कुछ मार्जिन ऐड कर लेता है ताकि डेटा आपका मिसप्रिंट ना हो जाए। और बॉटम में आपको यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर का काम क्या होगा वो समझते हैं। तो मान लें आपका जो डेटा है वो 4 पेजेस पे प्रिंट हो रहा है, 5 पेजेस पे प्रिंट हो रहा है या तो मल्टी पेजेस पे प्रिंट हो रहा है। तो आपका जो डेटा है वो मल्टी पेजेस पे प्रिंट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे जो भी लिखा है वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, मल्टीपल पेजेस पे प्रिंट हो रहा है। पर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे अपना जो लोगो है या टाइटल है या कॉन्टैक्ट नंबर है जो भी हो वो आपको हर पेज पे प्रिंट करना है। तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे लिखोगे वो सिर्फ एक ही पेज पे प्रिंट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो, मैंने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा तो जाहिर बात है ये सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर ही प्रिंट होगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये नसीब कोड स्टूडियो अगर मेरा डेटा 10 पेजेस पे प्रिंट हो रहा है, 100 पेजेस पे प्रिंट हो रहा है, तो 100 के 100 पेजेस पे मुझे नसीब कोड स्टूडियो को प्रिंट करना है। तो फिर ये करेक्ट लोकेशन नहीं होगा। आप इसे उठा ले, Ctrl+X कट कर ले। कट क्या होता है अभी आप एडिट टैब में पढ़ने वाले हो। और हमने जाना था फाइल के इनसाइड, पेज सेटअप पे क्लिक करना था। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने चूज़ करना है हेडर को या तो फुटर को। हेडर और फुटर क्या होगा? हेडर मीन्स टॉप हिस्सा पेज का, फुटर मीन्स बॉटम हिस्सा पेज का। टॉप हिस्से पे जो भी चीज़ें आपको रिपीट करना है वो हेडर में लिखो। बॉटम फुटर, फुटर मीन्स बॉटम ऑफ द पेज। तो पेज के हर पेज के बॉटम में जो भी चीज़ें आपको बार बार रिपीट करना है आप फुटर में लिख सकते हो। तो ये सिंपल कंसेप्ट होता है। तो जो भी चीज़ें आपको हर पेज पे रिपीट करना, यही 2 लोकेशन होते हैं। आप या तो हेडर में उसे लिख ले या तो फुटर में। हेडर से टॉप पे आएगा, फुटर से बॉटम में आएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब कोड स्टूडियो और टैब की प्रेस करेंगे तो हम फुटर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपना जीमेल मेंशन कर लेता हूँ, जैसे कि nasibkhan.contact.me@gmail.com। तो अब क्या होगा, जितने भी पेजेस पे हमारा डेटा प्रिंट होगा, 100 पेजेस पे प्रिंट होगा डेटा, तो 100 के 100 पेजेस पे ये दोनों चीज़ें होंगे। पर हाँ, कुछ सेटअप आपको मज़ीद करना होगा। वो सेटअप क्या होगा, जैसे अगर आपको हेडर में नसीब कोड स्टूडियो प्रिंट करना है तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ना होगा। ख़त्म करोगे तो ये मिसप्रिंट कर लेगा आपका डेटा को और नसीब कोड स्टूडियो आएगा और उसके ऊपर कुछ मज़ीद डेटा आएगा, तो ये कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा, जो कि बैड प्रैक्टिस और आपका पूरा डॉक्यूमेंट ज़ाया हो जाएगा। इसलिए जो भी हेडर एंड फुटर में आपने लिखा है उनके लिए यहाँ पे मार्जिन में जगह छोड़ना है। तो इस वक्त यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ा गया है, ऊपर भी छोड़ा गया है। पर अगर आप टॉप को 0 कर लेते हो और बॉटम को भी 0 कर लेते हो तो हेडर एंड फुटर इस टेक्स्ट के ऊपर ही प्रिंट होगा, जिससे ना ही टेक्स्ट पढ़ पाओगे ना ही हेडर एंड फुटर। जिसलिए यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर होंगे उनके लिए आपने मार्जिन और कुछ जगह छोड़ना है। ठीक है,
तो आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पे कि हम पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं। आपको पेपर चूज़ करना होता है पहले, उसके बाद ओरिएंटेशन चूज़ करना है, लैंडस्केप में प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, मार्जिन्स कितना रखना है, साइडों से गैप कितना रखना है, और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे आ रहा था हेडर एंड फुटर। उसके बेस पे आप डेटा को हर पेज पे प्रिंट कर सकते हो। पर ये सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसमें हर चीज़ आपको अभी रिजल्ट नहीं मिलता, जब आप प्रिंट करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रिंटिंग के लिए हम ज़्यादातर वर्ड को यूज़ करते, MS वर्ड को यूज़ करते, तो शायद ही आप इसके ऊपर ये चीज़ें प्रिंट करना चाहो, क्योंकि उसमें एडवांस टूल्स होते हैं और इसमें बेसिक टूल्स है। बाकी इनपुट वैल्यूज़, तो अगर आप इसके हवाले से मज़ीद इन्फो चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर लोगे और ये लेके जाएगा आपको ब्राउज़र की तरफ। और अगर नेट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप भी यहाँ पे मेरी तरह ये गेम स्टार्ट कर लो और ये गेम खेलो। फिलहाल यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करूँगा और जब सेटअप हो गया ओके पे क्लिक कर लो तो ये विंडो सेट है। और आपने सिर्फ प्रिंटर अटैच करना है, फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अपना प्रिंटर चूज़ कर लो और ये फिर बता रहा है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, कैसे कंटेंट को प्रिंट करना है। नो प्रीव्यू, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसलिए ये प्रीव्यू नहीं दे रहा आपको कि आपके पेज के ऊपर कंटेंट कैसे प्रिंट होगा। और इवन आपको ये तक ना बताया जाता कि आपका ये जो डेटा है ये सिंगल पेज पे प्रिंट होगा या मल्टी। फिलहाल तो जाहिर है ये सिंगल पेज पे प्रिंट होगा क्योंकि कंटेंट बहुत ही कम है। पर अगर ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मीन्स आपका जो वर्किंग एरिया है वो कुछ स्प्रेड है और फैला हुआ है, तो Ctrl+C कॉपी करेंगे इसे। अगर मैं Ctrl+V पेस्ट करूँगा मल्टी टाइम और Ctrl+V इस तरह पेस्ट करूँगा इसे, और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख लो हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो चुका है, पर अभी तक हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने पेजेस के ऊपर प्रिंट होगा, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम सिर्फ आपको टेक्स्ट में हेल्प करता है, एडवांस टूल्स नहीं देता। तो एडवांस टूल्स के लिए आपको MS वर्ड जैसे या ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना होगा, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अब फाइल पे क्लिक करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद प्रिंट में बता दो कि आपको कितने कॉपीज़ इसके निकालने, कितने पुट स्टेट निकालने वो आप यहाँ पे बताओगे। तो आप पुट स्टेट बताओगे, कम और ज़्यादा कर सकते हो। और नेक्स्ट जैसे ही मोर सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मज़ीद सेटिंग्स मिल रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे और भी इसकी सेटिंग्स है, कब समझेंगे, MS वर्ड में समझेंगे, एडवांस टॉपिक्स इसके आएंगे, आप आगे इसे समझ रहे होंगे इन डेप्थ। फिलहाल अब जितना भी डेटा आपने यहाँ पे लिखा होगा उनको प्रिंट करने के लिए पेज सेटअप करना था पहले, पर जैसे पेज सेटअप हुआ उनको प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे आपको क्लिक करना था। प्रिंटर अटैच करोगे तभी प्रिंट होगा। और जैसे ही प्रिंटर अटैच कर लिए इसके बाद प्रिंटर अपना यहाँ से चूज़ कर लो और इसके बाद आपको डेटा पोर्ट्रेट या लैंडस्केप और डेटा कितने पेजेस पे चाहिए, एक पेज पे एक। अब यहाँ पे कॉपीज़ आप बता सकते हो कि अगर डेटा 10 पेजेस का होगा, डेटा 10 पेजेस का होगा तो हर पेज का कितने कॉपीज़ आपको निकालने हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और नेक्स्ट आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे। इसकी और भी सेटिंग्स है, ये हम आगे पढ़ रहे होंगे जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करोगे। MS वर्ड में आपको प्रीव्यू भी मिल जाता है और वहाँ पे एडवांस टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके इनसाइड समझ रहे होंगे। फिलहाल बेसिक्स हमने यहाँ पे चीज़ें कवर कर लिए और समझ लिए। आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है तो प्रिंटर अटैच है, ये डेटा आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अब फाइल पे क्लिक करने से आगे भी आपको मजीद 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे और ये क्लोजिंग के होते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्लोज करना, पर किस चीज़ को, टैब को, जिस टैब पे आप काम कर रहे हो। क्लिक करोगे, ये कह रहा है जो काम आपने किया है यहाँ पे चेंजेस किए क्या वो सेव करने, बिल्कुल सेव करना है। कौन से फाइल में सेव करना है, वही 2.txt वाले फाइल में जो कि ये रहा। तो आप सेव पे क्लिक कर लो, ये सिंपल उसी फाइल के इनसाइड जाके सेव हुआ और जो चेंजेस किए थे वो इसमें सेव हो गए और यहाँ पे टैब क्लोज हो चुका है। अच्छा, टैब को क्लोज करने के लिए Ctrl+W आप यूज़ कर सकते हो, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो ये पूरा विंडो मुझे क्लोज करना है तो ये बटन या तो फिर एग्जिट या तो फिर क्लोज विंडो क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो यहाँ पे क्लोज कर लेगा। तो हम Window+R प्रेस करके वापस अपना जो नोटपैड होगा उसे यहाँ पे टाइप करके रन कर सकते हैं। तो फाइल के इनसाइड आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुके होंगे। विंडो को क्लोज करना, एग्जिट करना, तो ये नोटपैड से आपको बाहर निकाल देगा और क्लोज कर लेगा। तो ये था यहाँ पे फाइल टैब और इसके शॉर्टकट कीज को भी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लो। और नेक्स्ट टैब आ रहा होगा यहाँ पे एडिट नाम का, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शंस कुछ ज़्यादा है तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टैब आ रहा है यहाँ पे एडिट नाम का और फिर व्यू नाम का, तो हम एडिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको ढेर सारे टूल्स मिल जाते हैं। इसके लिए हमारे पास कंटेंट का होना लाजमी है, तो एक दफ़ा वो पिछले जो चीज़ें थे वो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ नोटपैड, तो मैं यहाँ पे नोटपैड तो लिखेंगे नोटपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग पर्पस। हमने ये लिखा है यहाँ पे, पर्पस लिख लेते। अच्छा, व्हाट इज़ एक्सटेंशन ऑफ अ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन तो आप कहोगे .txt से नोटपैड के फाइल्स क्रिएट हो रहे होते। txt मीन्स टेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है रन कमांड, नोटपैड का रन कमांड क्या होगा, तो आप कहोगे नोटपैड
विंडो प्लस आर प्रेस कर लो और इसके इनसाइड नोटपैड टाइप कर लो, इंटर करोगे तो नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया, तो एडिट टैब के इनसाइड इन चीज़ों को समझते हैं। तो पहला आ रहा है अंडू। अंडू मीन्स एक स्टेप पीछे जाना। तो अगर आप गलती कर लेते हो कंप्यूटर की इनसाइड या किसी सॉफ्टवेयर की इनसाइड, तो आप पीछे जा सकते हो एक स्टेप या तो मल्टीपल स्टेप्स। तो एमएस ऑफिस मल्टीपल स्टेप सपोर्ट करता, तो ये बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसमें एक स्टेप आप पीछे जा सकते हो और एक स्टेप आप वापस आगे आ सकते हो। आगे और पीछे मतलब, अब देख लो, अगर आप गलती कर लेते हो तो आप जल्दी से अंडू कर लेते हो। तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही अंडू कर लेते हो, आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाते हो, तो आप चाहते हो कि नहीं, ये गलती से मैं ज़्यादा पीछे आ गया, मुझे थोड़ा सा वापस आगे जाना है, तो फिर आप रेडू कर सकते हो। तो नोटपैड के इनसाइड आप सिर्फ सिंगल एक स्टेप पीछे जा सकते हो और सिंगल स्टेप वापस आगे आ सकते हो। बाकी एमएस ऑफिस की इनसाइड आप मल्टीपल स्टेप्स पीछे जा सकते हो और मल्टीपल स्टेप्स वापस आगे आ सकते हो। हम यहाँ पे अगर कंटेंट को सिलेक्ट कर ले, मान लो मैंने गलती से कोई की प्रेस कर ली और वो सारी चीज़ें डिलीट हो गए। अब मुझे वो चीज़ें डिलीट नहीं करने थे, मुझे वो चीज़ें वापस चाहिए, गलती से डिलीट हो गए। गलती को सुधारने के लिए अंडू और कंट्रोल सेट, वापस आपका जो भी गलती होगा वो सुधर जाएगा और यहाँ पे आपकी चीज़ें आ जाएंगे। तो अगर आप गलती कर लेते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, एक स्टेप आप पीछे जा सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कंट्रोल जेड में प्रेस कर रहा हूँ, तो कंट्रोल जेड से ये मल्टीपल स्टेप इस वक्त पीछे जा रहा है। तो देख लो यहाँ पे अब कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये वापस आगे आएगा और हमारी जो चीज़ें होंगी वो वापस हमें दे देगा। अब कंट्रोल वाई क्या होता है, तो रिडू और अंडू। अंडू मीन्स पीछे जाना और रिडू मीन्स वापस आगे आना। तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाते हो, जैसे कंट्रोल जेड से आप ज़्यादा पीछे चले गए और वापस चाहते हो कि वो चीज़ें मुझे चाहिए थी, इतना ज़्यादा मुझे पीछे नहीं जाना था, तो कंट्रोल वाई प्रेस कर लो, आप वापस आगे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अंडू और रिडू को, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई शॉर्टकट की। नेक्स्ट आ रहा है कट करना। कट मीन्स जैसे अगर आप कुछ कंटेंट टाइप करते हो, हम टॉप पे लिख रहे होंगे नोटपैड कोर्स। अब नोटपैड कोर्स टाइप करने के बाद मान लें इसका लोकेशन गलत है, ये मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करना था, मुझे बॉटम में टाइप करना था या किसी और लोकेशन पे टाइप करना था, पर कंटेंट सही है पर लोकेशन गलत है। तो कुछ लोग इसे डिलीट करके वापस यहाँ पे टाइप करेंगे। नहीं, आप डिलीट ना करो, आप इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद एडिट पे क्लिक कर लो, आपके सामने ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कट का। अगर सिलेक्शन नहीं करोगे तो गौर कर लो, कट नाम का ऑप्शन डिसेबल है। तो पहले सिलेक्शन करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है और कट नाम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है और ये शॉर्टकट कीज़ भी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करते जाए। तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, कंटेंट गायब हो गया। अब गायब होने के बाद जहाँ पे भी आपको वो कंटेंट वापस चाहिए, तो ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ से मूव कर लो क्लिक के थ्रू। जैसे मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो मैंने कर्सर वहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे। कट के बाद पेस्ट करना होता है और पेस्ट आपको रिजल्ट देता है। कट सिर्फ कंटेंट को गायब कर लेता है, कट कंटेंट को गायब कर लेता है, क्लिपबोर्ड में सेव कर लेता है और इसके बाद पेस्ट के थ्रू आप क्लिपबोर्ड से वो कंटेंट वापस निकाल सकते हो और कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। तो कट का रिजल्ट आपको पेस्ट दे रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस कंटेंट को वापस ऊपर ले जाना है, बिल्कुल ईजी है। सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन के बाद एडिट पे क्लिक कर लो, कट पे क्लिक कर लो, कर्सर टॉप पे रखना है, एडिट पे क्लिक करना है, पेस्ट पे क्लिक करना है, तो कंटेंट यहाँ पे वापस पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कॉपी का। तो इसका काम क्या था, इसका काम था इसे गायब करना, पर इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना। तो कॉपी पे क्लिक कर लो, लोकेशन जहाँ पे भी कर्सर रखोगे ये देख लो गायब नहीं हुआ, पर इसका डुप्लीकेट क्लिपबोर्ड की इनसाइड सेव हो चुका है। अब एडिट पे क्लिक कर लो, तो इन दोनों का रिजल्ट आपको हमेशा कौन दे रहा होगा, जाहिर बात है पेस्ट दे रहा होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कट करो या तो कॉपी कर लो, तो पेस्ट के बाद आपको उन दोनों का रिजल्ट मिल रहा होता है। हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा, एडिट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो चीज़ें मैंने कॉपी किए थे उसे मैं बार बार भी पेस्ट कर सकता हूँ। वन टाइम कॉपी करना होगा, उसे बार बार आप पेस्ट कर सकते हो यूजिंग कंट्रोल+V और पेस्ट ऑप्शन। तो कट कर लो या कॉपी कर लो, बार बार आप उनको पेस्ट कर सकते हो यूजिंग पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट आपको रिजल्ट दे रहा होता है कट और कॉपी का। हाँ, कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल होंगे, वो तब इनेबल होंगे जब आप सिलेक्शन करते हो, तो सिलेक्शन जरूरी है और मस्ट है। एडिट के इनसाइड नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे डिलीट का, बिल्कुल ईजी है। सिलेक्शन कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करके रखे, डिलीट पे क्लिक करोगे वो चले जाएंगे। वापस चाहिए वो चीज़ें हमने सिर्फ ट्राई करना था, तो अंडू के थ्रू हम वापस एक स्टेप पीछे जाएंगे, वो चीज़ें आ जाएंगे। तो डिलीट के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा डिफाइन विद बिंग। तो डिफाइन विद बिंग, बिंग क्या होगा, तो बिंग एक ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन। तो आप कह सकते हो इसके थ्रू आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको अगर नोटपैड का पता नहीं है, नोटपैड का मतलब क्या है, आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर लो, एडिट पे क्लिक कर लो, बिंग और डिफाइन विद बिंग पे आप क्लिक करोगे तो इसके थ्रू आप इसका ट्रांसलेशन निकाल सकते हो। पर हाँ, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। तो आप सिंपल इसका ट्रांसलेशन आराम से, या तो इवन आप ब्राउजर को ओपन कर लो, ये वर्ड वहाँ पे भी सर्च करोगे, आप अपना लैंग्वेज सर्च कर लो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये मतलब दे देगा। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे डिफाइन विद बिंग के बाद नेक्स्ट आ रहा है फाइंड।
तो फाइंड मीन किसी वर्ड को फाइंड करना। अब अगर आपको कोई कह दे कि चलो मुझे इसकी इनसाइड बता दो विंडो नाम का वर्ड है या नहीं, अब आप इस तरह उंगली पैर के तो चीज़ें इस तरह ढूंढोगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसके लिए फाइंड नाम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक कर लो, फाइंड पे क्लिक कर लो, छोटा सा विंडो आ जाएगा। इसके इनसाइड आप टाइप कर सकते हो जो भी आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे विंडो टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे आ रहा होगा डाउन, ओके पे क्लिक कर लो। अप मीन्स ऊपर फाइंड करना और डाउन मीन्स नीचे फाइंड करना, पर विंडो नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। अच्छा, देखते हैं नोटपैड नाम का वर्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा नोटपैड। डाउन कहा जा रहा है, हाँ एक वर्ड यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर देखते हैं, एक और वर्ड मिल चुका है। ऊपर एक और वर्ड, ऊपर एक और वर्ड। तो हमें यहाँ पे 4 वर्ड्स नोटपैड नाम के मिल चुके हैं और इवन 5 वर्ड्स मिल चुके हैं। तो डाउन के थ्रू आप नीचे की तरफ आ सकते हो और इसके थ्रू आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी इसके मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि रिप्लेस करना, तो रिप्लेस भी देख रहे होंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, मैच केस। अब मैच केस क्या होता है? मैच केस मीन अगर आपने नोटपैड को छोटी बीसी में लिखा है तो छोटी बीसी में ही फाइंड करना। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके मैच केस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद नोटपैड मैंने छोटी बीसी में लिखा और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख लो ये सिर्फ मुझे छोटी बीसी वाले नोटपैड फाइंड करके दे रहा है। ये ऊपर वाला नोटपैड ये इग्नोर कर रहा है। देख लो, फिर ऊपर वाले नोटपैड की तरफ नहीं जा रहा, वजह उसका केस मैच नहीं हो रहा। वापस क्लिक करके आप यहाँ पे इसे अनचेक करोगे तो अब देख लो ये ऊपर वाला नोटपैड भी आपको चेक करके दे देगा, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ नोटपैड नाम का वर्ड ढूंढ रहे, बाकी इसमें छोटी बीसी बड़ी बीसी नहीं देख रहे। तो जब भी आपको केस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैच करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था? मैच केस। अच्छा, अब इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे, और जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड Ctrl+F। नेक्स्ट आ रहा है फाइंड नेक्स्ट। तो अब यहाँ से सेटअप कर लो विंडो को, जो भी चीज़ें आपको फाइंड करना है वो इसके इनसाइड टाइप कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पे नोटपैड को फाइंड करना है तो मैंने नोटपैड को यहाँ पे टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद ज़ाहिर बात है कर्सर आपको रखना होगा कि आपको नीचे की तरफ फाइंड करना है तो कर्सर टॉप पे रखो, ऊपर की तरफ फाइंड करना है तो कर्सर फिर नीचे रखो। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करूँगा तो देख लो ये ऊपर से वापस आ गया नीचे की तरफ और ये नीचे से मुझे फाइंड करके दे रहा है चीज़ें। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो फिर ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे सेटअप करते हैं नोटपैड को। मुझे ये विंडो नहीं देखना तो हम शॉर्टकट की भी फाइंड नेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होगी? ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन का नाम है फाइंड नेक्स्ट F3। क्लिक कर लो, ये नेक्स्ट पे क्लिक कर लेगा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड करके दे देगा। तो कुछ इस तरह से आप फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, तो जो कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो भी वर्ड चाहिए होगा वो फाइंड करके दे देता है। और इसका शॉर्टकट की F3। तो आप F3 की प्रेस करोगे तो देख लो F3 के थ्रू भी मैं यहाँ पे नीचे की तरफ चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ फाइंड करना है तो F3 के साथ आप शिफ्ट की कंबाइन कर लो तो ये उल्टा काम करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फाइंड करेगा। ये ऊपर की तरफ फाइंड कर रहा है और अगर सिर्फ आप F3 की प्रेस करते हो तो ये नीचे की तरफ फाइंड करके आपको वर्ड्स दे रहा होता है। पर सबसे पहले सेटअप जरूरी होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके सेटअप कर लो। तो ये थे वो 3 ऑप्शन जिसके थ्रू आप वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे सेटअप करोगे। सेटअप करने के बाद ये खुद भी आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि ऊपर फाइंड करना या नीचे फाइंड करना, और ये जो दोनों ऑप्शंस होंगे ये विंडो को क्लोज करने के बाद काम आएंगे। तो आप F3 की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो और Shift+F3 की रिवर्स के लिए प्रीवियस वर्ड को फाइंड करने के लिए ऊपर जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो Shift+F3 की। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिप्लेस करना। तो मान लें आपको कोई कह दे कि आपको नोटपैड टाइप नहीं करना था, यहाँ पे MS वर्ड टाइप करना था, आपने गलती से मल्टीपल जगहों पे नोटपैड लिखा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता कि चलो एक काम कर लो, जो नोटपैड आपने जिस जिस जगह पे लिखा है वो गलत लिखा है, नोटपैड हमें नहीं लिखना था, आप नोटपैड को रिप्लेस कर लो वर्ड के साथ। किस चीज़ के साथ? वर्ड या तो MS वर्ड। तो अब अगर आपने 100 जगहों पे नोटपैड लिखा है तो आपको कितने जगहों पे वर्ड लिखना होगा और रिप्लेस करना होगा? 100 जगहों पे। 1000 जगहों पे लिखा है तो 1000 जगहों पे रिप्लेस करना होगा। तो हम मैनुअल खुद जाके रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे या तो चीज़ों को रिप्लेस नहीं करेंगे, वर्ड को सिलेक्ट कर लो, डिलीट कर लो, लिख लो, नहीं। हम इसके लिए भी ऑप्शन यूज़ करेंगे। एडिट पे क्लिक कर लो, ऑप्शन का नाम होगा रिप्लेस, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हुआ रहा है क्या ढूंढना है आपको, तो मुझे नोटपैड ढूंढना है। केस को मैच करना है या नहीं चेक लगा लो। आप चाहते हो कि नहीं नोटपैड वो नोटपैड मुझे ढूंढना है जिसका स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में हो, तो आप मैच केस का यहाँ पे चेक लगा सकते हो। फिलहाल मुझे सिर्फ नोटपैड चाहिए, चाहे छोटी बीसी में हो, चाहे बड़ी बीसी में हो, चाहे सेंटेंस केस में हो या कैपिटलाइज हो। मुझे उसे रिप्लेस करना है MS वर्ड के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MS और पे लिखेंगे वर्ड, तो MS वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद रिप्लेस, तो ढूंढ लो, मिला, एक नोटपैड का यहाँ पे वर्ड मिल चुका है। रिप्लेस, तो सिर्फ वही वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सबको एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल के बाद आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी आपको नोटपैड नहीं मिलेगा। नोटपैड की जगह पे क्या आ चुका है? MS वर्ड। अब आप चाह रहे हैं नहीं MS वर्ड नहीं चाहिए, वापस नोटपैड चाहिए, तो रिप्लेस कर सकते हो। एडिट पे क्लिक कर लो, रिप्लेस पे क्लिक कर लो और हमें ढूंढना क्या है, तो आप कहोगे MS वर्ड।
अच्छा, रिप्लेस किस चीज़ के साथ करेंगे, तो हम लिखेंगे नोटपैड और सबको एक साथ रिप्लेस क्लिक कर लो, सब एक साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। अब वापस नोटपैड आ चुका है एमएस वर्ड की जगह। किसी भी वर्ड को अगर आप गलती से मल्टी टाइम लिख लेते हो, आप चाहते हो कि वो वर्ड मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह पे कोई और वर्ड या छोटी बीसी या बड़ी बीसी, जैसे कि नोटपैड यहाँ पे ये आ चुका, मुझे इसे छोटी बीसी में, जहाँ जहाँ पे नोटपैड मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, ये मुझे टोटल बड़ी बीसी में ट्रांसफॉर्म करना है या तो छोटी बीसी में, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर एडिट, और हमने जाना था रिप्लेस, क्या ढूंढना है, तो हम कह रहे होंगे नोटपैड हमें ढूंढना है। किस चीज़ में हमने इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम कहेंगे बड़ी बीसी में नोटपैड में इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे ढूंढना किस चीज़ को है, नोटपैड को। छोटी बीसी बड़ी बीसी फ़र्क नहीं पड़ता, और हमने यहाँ पे केस मैच का चेक नहीं लगाया। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नोटपैड मैंने बड़ी बीसी में लिखा, तो ज़ाहिर बात है छोटी बीसी में जो नोटपैड होगा वो बड़ी बीसी में कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल, और अब और कर लो यहाँ पे नोटपैड जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था वो सब टोटल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप केस भी चेंज कर सकते हो इसी ऑप्शन के थ्रू, और इवन वर्ड्स को भी रिप्लेस कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+H आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे गो टू। गो टू मीन्स नेक्स्ट लाइन पे जंप करना या किसी स्पेसिफिक लाइन पे जंप करना। तो मान लें आपने कुछ चीज़ों को मार्क किया है कि लाइन नंबर 10 के ऊपर मेरा कुछ कंटेंट है, मुझे वहाँ पे जंप करना है। लाइन नंबर 20 पे कुछ कंटेंट है, वहाँ पे जंप करना है, वहाँ पे मुझे काम करना है। लाइन नंबर 100 पे मुझे काम करना है। तो अगर आपका कोई लेंथी डॉक्यूमेंट हो, आपको लाइन नंबर्स याद है और आप चाहते हो उन लाइन्स पे जंप करना है, तो आप इस तरह गिन दोगे कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अच्छा, ये 5वां लाइन है, इसके बाद इंटर करोगे और यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे। तो आप इसके लिए भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, और इवर कहीं पे जंप करने के लिए भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑप्शन का। तो गो टू पे हम क्लिक करेंगे, तो मान लो मुझे लाइन नंबर 7 पे जाना है, तो ये मुझे कह रहा है कि इस वक्त लाइन नंबर 6 पे आप मौजूद है, तो मुझे 7 पे जाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गो टू। तो ये लाइन नंबर 7 के ऊपर मेरा कर्सर रखेगा, और नीचे भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस वक्त कॉलम नंबर 1 पे मौजूद हो और लाइन नंबर 7 पे मौजूद हो। अब ये कॉलम क्यों कह रहे हैं, कॉलम तो टेबल में होते हैं, तो आप कहोगे कॉलम किस चीज़ में होते हैं, टेबल में होते हैं कुछ इस तरह से। ये रहे कॉलम्स और रोज़। हाँ, यहाँ पे ये इसे क्या कह रहा है, इसे लाइंस कह रहा है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, इसे ये लाइंस कह रहा है। तभी तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस चीज़ का मिल रहा है, लाइन नंबर 7 का मिल रहा है। कर्सर यहाँ पे पड़ा था, ये लाइन नंबर 7 था। अब ये कॉलम क्यों कह रहा है यहाँ पे, ये हमें कह रहा है कॉलम, कॉलम 1। अब सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, वो क्या सोच रहा है, यहाँ पे कर्सर होगा तो ये कॉलम नंबर 1 है। कर्सर एक लेटर आगे जाएगा तो ये कॉलम नंबर 2, कर्सर एक लेटर और आगे जाएगा तो ये कॉलम नंबर 3। इसी तरह आगे चलते जाओ। कर्सर यहाँ पे पड़ा होगा तो कॉलम्स गिन लो, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 8। अगर आप स्पेस के उस साइड पे कॉलम को लिखते हो तो ये कहेगा कि ये आपके पास कॉलम नंबर 8 होगा। तो चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो मैं एग्जिट करूँगा, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यहाँ पे लेटर होगा तो कॉलम नंबर 1 में लेटर है, यहाँ पे लेटर होगा कॉलम नंबर 2 में लेटर है, यहाँ पे लेटर होगा तो कॉलम नंबर 3 में लेटर मौजूद है। तो सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसलिए वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा। तो स्टार्ट में कर्सर कॉलम नंबर 1, यहाँ पे कर्सर कॉलम नंबर 2, यहाँ पे कर्सर कॉलम नंबर 9 हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे कॉलम नंबर 8 था और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये आपको जो लेटर्स का यहाँ पे पोजीशन होता है वो कॉलम्स के फॉर्म में बता रहा होता है। बाकी ये लाइन नंबर 1 होगा, ये लाइन नंबर 2, और इसी तरह आगे चलते जाए। तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक लाइन पे जंप करना है, गो टू पे क्लिक कर लो और लाइन टाइप कर लो। इस वक्त लाइन नंबर 4 पे हमारा कर्सर मौजूद है, मैं 10 लिखूंगा, गो टू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने 10 टाइप कर लिया तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो लाइन नंबर है वो आउट ऑफ ये कंटेंट है। तो आपका जो कंटेंट है वो कम लाइन्स में मौजूद है, और आपने 10 दे दिया तो 10 आपके कंटेंट में है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पे टाइप कर रहे होंगे, जैसे मुझे लाइन नंबर 8 पे जंप करना है गो टू, तो ये मुझे लाइन नंबर 8 पे जंप करवाएगा। तो ये लाइन नंबर 9 हुआ और इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इसलिए वो हमें एरर दे रहा था कि आगे कोई लाइन नहीं है, लाइन नंबर 10 है ही नहीं। तो आप कैसे लाइन नंबर 10 पे जंप करना चाह सकते हैं। अच्छा, वापस एडिट पे क्लिक करेंगे, गो टू समझ आ चुका होगा, स्पेसिफिक लाइन पे जंप करना है तो गो टू। नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्ट ऑल, सारा कंटेंट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लो। जितना भी कंटेंट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और कुछ यू भी आप सिलेक्शन कर सकते हो और इस तरह भी आप कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, पर Ctrl+A के थ्रू आप आराम से जितना भी कंटेंट होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट पे वापस क्लिक कर लो। नेक्स्ट आ रहा है टाइम एंड डेट। तो अगर आपने कुछ काम किया, आप चाहते हो कि इसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे टाइम एंड डेट को इंसर्ट करना है, तो आप खुद से भी टाइम एंड डेट यहाँ पे कैलेंडर में देख के टाइप कर सकते हैं। तो टाइम क्या आ रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त टाइम क्या आ रहा होगा, 3 बज रहे हैं यहाँ पे, और डेट क्या है 13 है। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 13 और फिर 10 और फिर 2024। तो आप टाइम को भी देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वापस कोमा दे के 3:13
34 और AM। पर अगर आप चाहते हो ये शॉर्टकट कोई बटन के थ्रू मुझे ये चीज़ें मिले, टाइप करने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, कोई शॉर्टकट की या तो फिर मुझे ऑप्शन मिले, तो यहाँ पे नोटपैड आपको ऑप्शन दे रहा है टाइम एंड डेट शॉर्टकट की F5 क्लिक कर लो तो आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है और इस साइड पे आपको डेट मिल रहा है। अच्छा, आपने नीचे पर काम कर लिया। काम करने के बाद आप चाहते हो कि मुझे इसके जस्ट बाद वापस टाइम एंड डेट इंसर्ट करना है, तो एडिट पे क्लिक कर लो, टाइम एंड डेट पे क्लिक कर लो। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप टाइम एंड डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। समझ आ चुका होगा, इसका F5 शॉर्टकट की होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है? जैसे कि हर इंसान का हैंड राइटिंग होती है। हर इंसान का क्या होता है? हैंड राइटिंग। जैसे मेरा हैंड राइटिंग आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, आपका हैंड राइटिंग इससे अलग होगा। तो आपको ये हैंड राइटिंग अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद इम्प्रूव करते हो और इसे एक कोर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हो। कोर्स करके इसे ट्रांसफॉर्म करते हो कैलीग्राफी वगैरह या खुशखती लिख के। अब अगर आप चाहते हो मुझे ये वाला जो फ़ॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे चेंज करना है, ये क्या करना है? चेंज करना है। तो ये होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन जो आपने टाइप किया है, और इस टेक्स्ट को जो भी फेस दिया गया है उसे हम फ़ॉन्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ रही होगी और ऊपर आ रहा है थीम। तो आप थीम पे क्लिक करके लाइट थीम उठा सकते हो, डार्क थीम उठा सकते हो और यूज सिस्टम थीम। तो मेरे सिस्टम का थीम डार्क है, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होगा। बाकी आपको लाइट थीम चाहिए नोटपैड के लिए, डार्क चाहिए, या सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे मैच करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट, तो कंसोल, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ डेमो भी दिया जा रहा कि आप जो भी चेंज करोगे नीचे आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिया जा रहा। तो हम फैमिली पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी फैमिली आपको चाहिए होगा क्लिक करके आप फैमिली चूज़ कर लो। तो ये इस वक्त कौन सी फैमिली है? चिल्लर है। और चिल्लर फैमिली को जैसे आपने चूज़ कर लिया, बाहर निकलोगे यहाँ से तो कंटेंट देख लो, चिल्लर फैमिली में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इवन नोटपैड के इनसाइड आप टाइपोग्राफी भी सीख सकते हो। पर याद रख लो, नोटपैड सिलेक्शन पे काम नहीं करता, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसलिए सिलेक्शन पे आप काम हरगिज़ नहीं कर सकते। जैसे आप चाहते हो स्टार्ट के सिर्फ 2 लाइन मुझे चेंज करना है, उसके फ़ॉन्ट चेंज करना है, और आप यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, फिर तो चूज़ करने के बाद फिर बाहर निकलोगे, पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, वो 2 लाइनें। तो नोटपैड सिलेक्शन पे आपका जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो चेंज नहीं कर रहा होता है, और वो MS वर्ड में होता है पर इसमें नहीं। आप फ़ॉन्ट पे वापस क्लिक करोगे, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आता है यहाँ से चूज़ कर लो, और फिर आप बाहर जाके या तो नीचे भी डेमो देख सकते हो। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको ठीक लगे और ख़ूबसूरत लगे, अच्छा लगे, तो आप यहाँ से चूज़ कर लो। बहुत सारे फ़ॉन्ट है, इवन इन फ़ॉन्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पे आपको जाना होगा, वहाँ पे सर्च करना होगा फ़ॉन्ट्स, और इसे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, वो फ़ॉन्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अब सारे मैं ट्राई नहीं कर सकता, तो आप खुद ट्राई करोगे इन फ़ॉन्ट्स को। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद आपके डॉक्यूमेंट उसी फ़ॉन्ट में आपको दिख रहा होता है। तो ये रहा मिक्स फ़ॉन्ट। तो आपको मिक्स फ़ॉन्ट और मिक्स राइटिंग सीखनी है, तो इस टेक्स्ट को देख के आप यहाँ पे टाइप कर लो। तो जो भी चीज़ें टाइप करोगे वो इस फ़ॉन्ट में आपको मिल रहा होगा। बाकी जैसे मैं यहाँ पे एन टाइप कर लेता हूँ, लास्ट में हम इंटर करके यहाँ पे मैं एन टाइप करूँगा। तो कैलीग्राफी भी इसी तरह होता है। तो अगर हम यहाँ पे एन टाइप कर रहे हैं तो देख लो ये एन मुझे इस तरह डिज़ाइन में दे रहा है। छोटी BC में एन टाइप कर रहा हूँ तो छोटी BC में एन मुझे कुछ यूँ मिल रहा। तो अब यहाँ पे इसके थ्रू टाइपोग्राफी भी, वो मिक्स जो राइटिंग होती है वो भी सीख सकते हो। एक नोटबुक अपने सामने रखो और इसको देख के कुछ यूँ टाइप कर लो, जैसे कि ये कुछ यूँ था, फिर यूँ था, फिर यूँ। हमने यहाँ पे एन को टाइप करना कैलीग्राफी में सीख लिया। तो अब नोटबुक उठा के इस टेक्स्ट को देख सकते हो और फिर जैसे जैसे ये लिख रहा है उसी तरह आप लिख सकते हो। और टाइपोग्राफी घर बैठ के नोटपैड आपको सिखा रहा होता है। तो नोटपैड आपका टीचर भी है। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लो। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टाइल। तो जो भी फ़ॉन्ट आपने यहाँ से चूज़ किया है वो कौन से स्टाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो क्लिक कर लो, यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया। क्लिक करने के बाद रेगुलर, और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस वक्त जो भी फ़ॉन्ट हमने चूज़ किया वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्टाइल कौन सा प्रमोट कर रहा है या कौन सा सपोर्ट कर रहा है, रेगुलर। बाकी अगर आप फ़ॉन्ट चेंज कर लो, जैसे कि ये वाला यहाँ पे क्लिक करोगे, ये भी सेम इसी तरह रेगुलर। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इसमें बोल्ड सपोर्ट होता है। तो एजेंसी FV पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये बोल्ड सपोर्ट कर रहा है। तो बोल्ड मीन्स थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, रेगुलर थोड़ा सा पतला। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रख लो, यहाँ स्टाइल कुछ जगहों पे ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ जगहों पे कम हो सकते हैं, पर ये हमेशा डिपेंड करता फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट अगर सपोर्ट करता हो तो ये आपको ज़्यादा स्टाइल दे रहा होता है, फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता तो ये स्टाइल कम और लिमिटेड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइज़। तो यहाँ पे क्लिक करके कंटेंट का जो साइज़ है वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो मैक्सिमम साइज़ आपको 72 यहाँ पे मिल रहा होता है, मिनिमम साइज़ आपको 8 मिल रहा होता है। तो 8 इतना छोटा हो जाता है, और 72 अगर हम टाइप करते हैं इंटर
तो ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इवन यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि 8 साइज़ आपके पास यहाँ पे छोटा होता है, और इवन आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो साइज़, जैसे कि 8 सबसे छोटा साइज़ होता है। इससे भी आपने यहाँ पे कंटेंट को छोटा और स्मॉल दिखाना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं 2 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो 2 कुछ ज़्यादा ही जो खुर्दबिन होता है उसके थ्रू भी शायद ही आप इसे देख सको, पर ये 2 साइज़ 1 एंटर, और हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंटर तो ये 1 साइज़। और इवन हम यहाँ पे 72 अगर टाइप करते हैं एंटर तो ये 72 होगा, 73 टाइप करते हैं तो ये 73, 78 टाइप करते हैं तो ये 78, और अगर हम यहाँ पे आगे ज़ीरो वगैरह कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे विदाउट कोई मतलब हो जाता है और इसलिए वो सपोर्ट नहीं करता। बाकी आप साइज़ को सिलेक्ट करके व्हीलर घुमाओगे तब भी आपको यहाँ पे साइजेस चेंज होते दिख रहे होंगे। मैक्सिमम साइज़ 72 होता है, मिनिमम साइज़ 8 होता है। बाकी आप यहाँ पे साइजेस अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हो। तो ये थी यहाँ पे फ़ॉन्ट की कहानी। तो फ़ॉन्ट चेंज करके आप यहाँ पे देखोगे तो कंटेंट टोटल या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो एडिट पे वापस क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है वर्ड रैप। अब वर्ड रैप क्या होता है तो गौर कर ले, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर ले वो कंटेंट इस तरह आगे की तरफ जा रहा है, और इवन यहाँ पे जो हमारा विंडो है नोटपैड का वो ख़त्म हो गया, पर कंटेंट आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और नीचे स्क्रॉल बार मिल रहा है, इसके थ्रू मैं लेफ्ट और राइट जा सकता हूँ। और इवन अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कंटेंट शिफ्ट करना है तो आपको इंटर करना होगा। ये आगे चलता जाएगा जब तक आप इंटर नहीं करोगे, ये इंटर का वेट कर रहा है। तो इंटर कर लिया फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर आगे जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाह क्या रहा था कि मेरा जो कंटेंट है वो जैसे यहाँ तक पहुँचने के बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, फिर जैसे ये कंटेंट यहाँ तक पहुँचेगा फिर नेक्स्ट लाइन में वापस शिफ्ट हो जाए। तो ये खुद यहाँ पे स्क्रीन को ख़त्म करने के बाद इंटर कर ले। तो इसके लिए वर्ड रैप हमारा हेल्प कर रहा होता है। कंटेंट इस तरह आगे की तरफ निकल रहा है और ये स्क्रॉल बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये नहीं चाहिए तो आप एडिट पे क्लिक कर ले, फ़ॉन्ट पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे वर्ड रैप होगा, इसे यहाँ से इनेबल और ऑन कर ले। ऑन करने के बाद वापस पीछे चले जाए। अब यहाँ पे कंटेंट को देख ले, हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है वो नहीं आ रहा, और जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे वापस किसी भी लेटर को हम पकड़ के रखेंगे या कंटेंट टाइप करेंगे तो जैसे ही विंडो ख़त्म तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को डिसेबल कर सकते हो और कंटेंट को आगे जाने से बचा सकते हो। तो एडिट की इनसाइड आप क्लिक करोगे, वापस आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन के थ्रू आप कंटेंट को आगे जाने से रोक सकते हो वर्ड रैप के थ्रू। अच्छा, एडिट पे क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट पे हम वापस क्लिक कर रहे होंगे और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे एक और ऑप्शन, और ऑप्शन का नाम क्या है, ओपन फाइल। तो फाइल को कहाँ पे ओपन करना है, जब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो तो वो एक नया विंडो में ओपन हो जाता है। जैसे कि तो मैं यहाँ पे ये विंडो छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये फाइल इस वक्त कौन सा फाइल एक दफ़ा चेक करते हैं। तो 1.txt वाला फाइल यहाँ पे ओपन है। सेव किए गए फाइल्स में से किसी भी एक फाइल को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे इस विंडो में ओपन नहीं हुआ, ये एक नए विंडो में यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सेम विंडो के साथ नेक्स्ट टाइम में ओपन होना चाहिए, ये अलग विंडो खुद के लिए क्रिएट ना करे, तो इसके लिए आपने एडिट टैब पे क्लिक करना होगा, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे सामने ऑप्शन होगा ओपनिंग फाइल्स, आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ओपन इन अ न्यू टैब। अब ये ऑप्शन आपने जैसे ही चूज़ कर लिया और वापस यहाँ पे आओगे, डबल क्लिक करोगे तो ये अब नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है, नए विंडो में ओपन नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इन टैब्स को भी ओपन करने का जो तरीका होता है उन्हें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जब नोटपैड को हम स्टार्ट कर ले तो करना क्या है, तो कहा जा रहा है कि प्रीवियस जो भी सेशंस होंगे उनको कंटिन्यू कर लो, या तो फिर स्टार्ट न्यू सेशन एंड डिस्कार्ड अनसेव्ड चेंजेस। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है देख लो। कंटिन्यूस प्रीवियस सेशन अगर मैं इसे क्लोज कर लूँ और यहाँ पे वापस नोटपैड को सर्च करके ओपन कर लूँ, ओपन करने के बाद ये मुझे लास्ट स्टेप दिखा रहा है कि आपका प्रीवियस और लास्ट टाइम आपने इस फाइल पे काम किया था और इसका बैकअप मैं आपको दे रहा हूँ, आपने सेव भी नहीं किया इसे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं ये हमेशा एक नए फाइल के साथ ओपन हो के मुझे मिले, पुराना फाइल मुझे ना दिखाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये ऑप्शन चूज़ कर लो। और अब अगर मैं इसे क्लोज़ कर लूँ और ये देख लो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि ये फाइल ज़ाया होने जा रहा है, क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, तो हम सेव पे अगर क्लिक करते हैं वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटपैड और एंटर, तो ये मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे देगा और एक फ्रेश डॉक्यूमेंट दे देगा। वापस एडिट पे क्लिक कर लो और प्रीवियस डेटा कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेटिंग चेंज किया। सेटिंग में हमने बताया कि जब भी हम नोटपैड को ओपन कर ले तो प्रीवियस नहीं, हमें एक नया फाइल हमेशा दिया करो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रीवियस, तो आप ये चेक लगा लो। अगर आप चाहते हो प्रीवियस मुझे नहीं चाहिए, लास्ट टाइम का जो भी काम है वो डिस्कार्ड हो जाए, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं बैकअप के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर रहूँगा, ये बेस्ट रहता है। आगे आ रहा है स्पेल चेकर। तो अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, जैसे हम यहाँ पे विंडो, ठीक है,
और मैंने यहाँ पे ये लिखा तो देख लो यहाँ पे स्पेलिंग चेकर नीचे हमें वार्निंग दे रहा है कि गलत है। राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे। सजेशन में से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा वर्ड टाइप करने जा रहे हैं, तो जो आपने गलत किया अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। पर एडिट पे क्लिक करके फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आओगे। अगर ये ऑप्शन हम यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर स्पेलिंग चेकर काम नहीं करेगा। और स्पेल चेकर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस पे भी काम कर रहा होता है, तो ये ऑप्शन इसके इनसाइड होते हैं। आप जैसे इनेबल करोगे तो सब इनेबल हो जाएंगे, इसे डिसेबल करोगे तो सारे डिसेबल हो जाएंगे। इसका सिंपल मतलब होता है कि ये जो बाकी जैसे कि .md होता है, .srt होता है, .ass होता है और LRC होता है वगैरह, तो इन टाइप के फाइल्स के इनसाइड भी ये आपको स्पेल चेकर का जो फीचर्स है वो दे रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इन फाइल्स में स्पेल चेकर का हमारे पास जो फीचर होगा वो मुझे ना मिले, तो आप सिंपल इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल तो मैं सबके साथ ये यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं सिंपल इसे यहाँ पे इनेबल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग गलत लिखूँगा तब भी मुझे यहाँ पे सजेशन मिलेगा। वो सजेशन हमें कौन देगा? स्पेल चेकर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपने पिछली दफ़ा टाइप किया था, अगर उसमें कोई भी गलती आपने की थी तो वो स्पेलिंग चेकर आपके पास ठीक कर रहा होता है वो चीज़ें। और इन फ्यूचर अगर आप सेम वर्ड को आगे रिपीट करते हो और आपने अगर उसे गलत लिखा तो गलत लिखने के बदले आपका जो ऑटो करेक्ट होता है उसे ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? टिक कर लेगा और इसे सही कर लेगा। तो ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है कि जो भी पिछला वर्ड है उसे वापस अगर गलत लिखा जा रहा है तो उसे टिक किया जाए। तो ये ऑप्शन अगर डिसेबल होगा तो ज़ाहिर बात है ये आपके आगे की जो वर्ड्स होंगे उसे वापस सजेशन और स्पेल चेकर के थ्रू ठीक कर रहे होते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए, पिछला जो भी वर्ड मैंने ठीक किया है वो उसे कॉपी करके ठीक हो जाए, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मज़ीद इसकी चीज़ें आ रहे हैं और ये रिलेटेड है इंटरनेट से। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स के हवाले से पढ़ना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एग्रीमेंट के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट के हवाले से, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक्नॉलेज के हवाले से, और इवन फीडबैक आप यहाँ पे देना चाहो इस सॉफ्टवेयर के हवाले से, हेल्प लेना चाहो, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पर उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एडिट टैब भी समझ आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एडिट टैब भी समझ आ चुका होगा और सिर्फ आपको यूज़ करना है इन शॉर्टकट कीज़ को। और इन शॉर्टकट कीज़ को भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लो। ऑप्शन को वैसे ही आपने यहाँ पे सीख लिया, बाकी इन ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए आप इनके शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर डिसेबल होंगे तो सिर्फ आप ये याद रख लो, उनको इनेबल करने के लिए आपको सिलेक्शन करनी होती है। डिलीट डिसेबल है, सिलेक्शन कर लो, सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन डिसेबल होंगे उनको इनेबल करने के लिए आपको सिलेक्शन करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आ रहा है व्यू के नाम से। व्यू के थ्रू आप जूम कर सकते हो, तो जूम इन के थ्रू सिर्फ ये बड़े हो रहे होते हैं और बड़े दिख रहे होते हैं, पर बड़े होते नहीं है। इसी तरह जूम आउट होता है, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप जूम आउट कर सकते हो। ये जूम आउट कर ले, तो कंट्रोल के साथ व्हील अगर मैं घुमा रहा हूँ तो उसके थ्रू भी मैं जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा कि इस वक्त आपने कितने % जूम किए। अब इसे रिसेट करने के लिए व्यू पे क्लिक कर लो, जूम पे क्लिक कर लो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम Ctrl+0 इसका शॉर्टकट की है, क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट जूम कितने % होता है? 100%। अच्छा, व्यू पे वापस क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टेटस बार, अनचेक कर लो, स्टेटस बार गायब। तो नीचे जो स्टेटस बार आ रहा था वो गायब हो चुका है। अब वापस व्यू पे क्लिक कर लो, स्टेटस बार इनेबल कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आ रहा है वर्ड रैप, यहाँ से भी वर्ड रैप को आप इनेबल कर सकते हो। वर्ड रैप का काम क्या था कि आप जो भी टाइप कर रहे हो वो अगर यहाँ पे आगे की तरफ निकल रहा है तो उसे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए आप ये चेक लगा लें। चेक अगर हटा लेंगे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, चेक अगर लगा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक विंडो ख़त्म, तो ये इंटर कर लेगा। तो ये थे सारे टूल्स यहाँ पे नोटपैड के। बाकी आप सेटिंग्स पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे वही सेम चीज़ें आपके सामने आ रहे होंगे। ऊपर टाइटल बार पे डबल क्लिक करके आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो, डबल क्लिक करके आप वापस जूम आउट कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो, जो कि सेम काम यहाँ से भी हो रहा होता है। अब अगर आप चाहते हो मुझे नोटपैड को एज अ डायरी यूज़ करना है, जैसे डायरी में क्या होता है, तो आप डेली बेसिस पे जो भी टास्क करते हैं, आज का जो भी टास्क था, कल का जो टास्क था, परसों का जो टास्क था, आपने जो टास्क किया उसके बाद आप उसके नीचे डेट या तो फिर टाइम मेंशन करते हो। तो डेट एंड टाइम आप खुद भी लिख सकते हो, पर आप उसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ऑटो जनरेट करवाने के लिए आप यहाँ पे नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं वो मैं यहाँ पे एक टाइम पे लिखूँगा या लिखूँगी और इसके नीचे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे नोटपैड को एज अ डायरी यूज़ कर रहे होते। तो इसके लिए आपने स्टार्ट में नोटपैड के .log लिखना है। हाँ, छोटी BC में भी लॉग लिखते हैं, पर छोटी BC में ये काम नहीं करेगा। आप इसे हमेशा बड़ी BC में लिख रहे होंगे, कैपिटल लिख रहे होंगे, तो .log, कोई स्पेस नहीं होगा। इसके बाद इंटर कर लो और आप अपना जो भी काम या टास्क होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, आज हमने
नोटपैड के प्रोजेक्ट्स सीखे या तो नोटपैड में डायरी बनाना सीखा। ठीक है, अब इस फाइल को हमने सेव करना है। मैंने यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम पुट नहीं किया। डेट एंड टाइम के लिए आप एडिट टैब का यूज़ कर सकते हो, नीचे ऑप्शन होगा, या तो खुद टाइप कर सकते हो। पर ये टाइप करने से डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब फाइल को सेव कर लो। तो सेव करने के लिए सेव या तो सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सेव, मल्टी टाइम सेव करना है फाइल को किसी और नाम से तो आप सेव एज। फिलहाल हम सेव एज पे क्लिक करके लोकेशन देंगे इसे डेस्कटॉप का। फाइल का नाम कुछ भी रख लो, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज अ डायरी, तो ज़ाहिर बात इसका नाम हम डायरी लिखेंगे। और इसके बाद इस फाइल को हम सेव करते हैं। कोई एक्सटेंशन वगैरह हमने चेंज नहीं किया, सिंपल डायरी नाम दे के फाइल को हम सेव करेंगे। अब फाइल को जैसे हमने सेव किया, इसके बाद आप गौर करोगे तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका होगा। ये फाइल रहा हमारा जो हमने अभी सेव किया। आप इस पर डबल क्लिक कर ले, ओपन कर ले वापस। मान लो आपको न्यू टास्क लिखने हैं तो डेट एंड टाइम देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका होगा। अब न्यू टास्क जो भी आपके होंगे, न्यू डे के जो भी चीज़ें होंगे वो आप यहाँ पे लिख लो, और जितनी भी चीज़ें होंगे वो आपने सारे यहाँ पे लिख ली। लिखने के बाद फाइल में यहाँ पे टॉप पे आपको एक डॉट दिखेगा, या तो एस्टरिस्क का सिंबल, मतलब वो स्टार का सिंबल आपके फाइल के नाम के साथ आपको दिखेगा। उसका मतलब होता है कि फ़ाइल अभी तक सेव नहीं है। ठीक है, नो सेव। तो फाइल को एक दफ़ा सेव कर लो, तो फाइल पे क्लिक कर लो। हमें सेम फाइल डायरी के इनसाइड ही इन चेंजेस को सेव करना है, तो फाइल और सेव पे क्लिक करना है। सेम फाइल के इनसाइड ये सेव हो जाएगा, वो डॉट देखो चला गया। अब इस फाइल को आप क्लोज कर ले और वापस फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो इसके इनसाइड आपको दूसरी दफ़ा पर डेट एंड टाइम जनरेट होके मिल रहा होगा। तो कुछ इस टाइप का आप डायरी के बेस पे नोटपैड को यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट में सिर्फ .log लिखना होता है। इसके बेस पे आपको नोटपैड ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, जैसे ही आपने फाइल को सेव कर लिया, क्लोज कर लिया, डेट एंड टाइम लास्ट में खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो ये था पहला टिप नोटपैड का। अब नंबर 2 टिप होगा कि आप नोटपैड के बेस पे यहाँ पे फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो। कोई आपको कह दे कि चलो यहाँ पे 30 फोल्डर्स क्रिएट कर लो और मैं आपको नेम प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप 30 फोल्डर्स के लिए राइट क्लिक न्यू फोल्डर बार बार वो काम नहीं कर सकते। तो 30 फोल्डर डिफरेंट नाम के साथ क्रिएट करने के लिए आप या तो यूज़ करोगे CMD, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नोटपैड का। तो नोटपैड को एक दफ़ा फिर ओपन करेंगे, तो मान लो मुझे कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे नोटपैड सर्च करेंगे और इंटर, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही नोटपैड ओपन हुआ तो पुरानी फाइल्स जो आपके होंगे उनको सेव करना है तो ठीक है, नहीं करना तो क्लोज कर लो। और मैंने नया फाइल यहाँ पे उठाया। इस फाइल के इनसाइड हमने स्टार्ट में लिखना होता है MD, छोटी भी सी बड़ी भी सी फर्क नहीं पड़ता। MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स वो जगह जहाँ पे आप डेटा रखते हो या तो सेव करते हो, मतलब फोल्डर। तो फोल्डर के बेस पे हम डेटा को मैनेज कर रहे होते, पर हम यहाँ पे अगर चाह रहे कि फोल्डर को क्रिएट करना है तो हमें शॉर्ट में मेक डायरेक्टरी के लिए MD लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MD लिखने के बाद आप यहाँ पे नाम लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे नसीब, और दूसरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ खान, तीसरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ लक्की। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। एक फोल्डर का नाम होगा नसीब, दूसरे फोल्डर का नाम होगा खान, तीसरे फोल्डर का नाम होगा लक्की। अब फाइल को आपने सेव करना है तो Ctrl+S, या तो फाइल पे क्लिक कर लो और सेव पे क्लिक कर लो। फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर रहे हो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, और यहाँ पे जहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सेव एज टाइप का, इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये क्रिएट करने जा रहा होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चूज़ करूँगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख लो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा क्रिएट फोल्डर। हमने यहाँ पे इसका नाम रखा, और .bat के बेस पे हम बैच फाइल या तो रनेबल फाइल क्रिएट कर रहे होंगे। तो .bat फाइल को जैसे आप रन करोगे तो इसके इनसाइड जो भी आपने लिखा होगा वो रन हो जाएगा, और जो भी आपने इस फाइल से करवाना होगा वो रन हो जाएगा। तो बैच फाइल कुछ टाइप के वायरस फाइल होते हैं जिसके बेस पे आप चीज़ें क्रैक वगैरह कर रहे होते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फाइल को करते हैं सेव। डेस्कटॉप लोकेशन दे दी, यहाँ से चूज़ कर लिया ऑल फाइल्स, फिर नाम दे के .txt हमने लिखा, और इनसाइड हमने कुछ कमांड्स लिखे थे MD, और फिर नाम लिखे थे जितने भी नाम से हमें फोल्डर क्रिएट करना था। अब ये वाला जो फाइल है ये यहाँ पे हमने सेव कर लिया है। आप इसे क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे हम इस पे। डबल क्लिक जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो मान लो यहाँ पे ये नसीब और खान के नाम से मुझे सिंगल फोल्डर चाहिए था, ये डबल फोल्डर क्रिएट हुआ। ये सिंगल नाम मैं मानता हूँ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो कोड है वो चेंज करना होगा। तो मैं नोटपैड को वापस रन कर सकता हूँ। तो नोटपैड के इनसाइड इस कोड को वापस रन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कर लो।
आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस होंगे। आप यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करोगे जिसका नाम होगा एडिट इन नोटपैड या तो फिर ओपन विद नोटपैड। तो हम एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जो कोड होगा इस फाइल के इनसाइड वो वापस आ जाएगा। या तो नोटपैड को ओपन कर लो, हम यहाँ पे नोटपैड को वापस रन कर सकते हैं। रन करने के बाद आप यहाँ पे नोटपैड की इनसाइड ये वाली विंडो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल, और हम इस वाले विंडो को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपके जो भी कोड वगैरह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसकी इनसाइड आपको जो भी चेंज करना है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए था, ये नसीब और ख़ान के नाम से सिंगल फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे इन्वर्टेड कोमास में। तो ये डबल कोट और डबल कोट में आप इस नाम को बंद कर लो, या तो फिर आप सिंगल कोट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डबल कोट या तो फिर सिंगल कोट। और जैसे ही आपने यहाँ पे डबल कोट यूज़ कर लिया तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इसे क्लोज़ भी करना होगा। हम यहाँ पे इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इस फाइल को हमने वापस सेव करना होगा। तो मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो नाम है इसके बेस पे सिंगल फोल्डर क्रिएट कर लो और इसके बेस पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लो। तो टोटल हमें कितने फोल्डर्स मिलने वाले, 2 फोल्डर्स। आपको आगे भी फोल्डर्स के नाम देने हैं, तो सिंगल स्पेस और इसके बाद वापस फोल्डर का नाम, फिर स्पेस फोल्डर का नाम। अगर कोई ऐसा नाम जिसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ रहा हो तो आप उस टाइप के नाम को बंद कर सकते हो सिंगल कोट या तो फिर डबल कोट में। अब इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें कितने फोल्डर्स मिलने वाले, 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये होगा 4। फाइल को सेव कर लो और यहाँ पे हमने इस फाइल पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फोल्डर्स जनरेट करके दे देगा। तो आप एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो कंप्यूटर को तो आपके सामने फ़ोल्डर्स वापस निकल के आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग नोटपैड। तो हम यहाँ पे इन फाइल्स को एक दफ़ा डिलीट करके फिर रन करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर बात है इस फाइल से हम बार बार सेम नाम के फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस ये फ़ोल्डर्स हमें जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे फ़ोल्डर्स आ चुके हैं। अब इन फ़ोल्डर्स को अगर हमें डिलीट करना है तो सेम .bat फाइल के बेस पे हम इसे डिलीट कर सकते हैं, पर उसमें जो कमांड्स है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। तो नोटपैड को यहाँ पे वापस रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे यहाँ पे बैकअप मिल रहा है पुराने फाइल का। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके अगर नया फाइल उठाना है तो नए फाइल में आप नया कोड लिख सकते हो, नया कमांड लिख सकते हो। फिलहाल इस फाइल के साथ हमने वापस खेलना है और इस फाइल में जो कोड है वो थोड़ा सा चेंज करना है। .bat वाला फाइल है, इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस फाइल के इनसाइड md लिखा हुआ है। md मीन्स मैक डायरेक्टरीज और इन नाम से फोल्डर्स बना लो। अब इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, आप इसमें लिख लो rd। rd मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रिमूव डायरेक्टरी। और रिमूव डायरेक्टरी के बेस पे हमने जो डायरेक्टरीज बनाए हैं इन नामों से वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा था और फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप वापस डबल क्लिक करोगे इस पर तो ये डायरेक्टरी सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप वापस देख लें यहाँ पे डायरेक्टरीज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह आप नोटपैड के बेस पे आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, डायरी बना सकते हो। अब नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है और टाइम के बेस पे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक शटडाउन पे लगाना है तो इसके लिए आप नोटपैड वापस ओपन कर ले। अब इस दफ़ा नोटपैड के इनसाइड हमने नया फाइल बनाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखना है। तो शटडाउन के लिए कुछ कोड होता है, या तो जो आप टाइम सेट करने जा रहे हो जिसके बेस पे कंप्यूटर शटडाउन होगा उसके लिए हम कुछ कोड लिखने वाले हैं, जिसमें पहला कोड होगा शटडाउन खुद। और शटडाउन आपने पूरा कीवर्ड टाइप करना है और इसके बाद exe मतलब एग्जीक्यूट कर लो, रन कर लो शटडाउन को। और इसके बाद अपने -s सेटिंग से और फिर -t मतलब इतने टाइम में। तो हम यहाँ पे -t या तो -t लिख रहे होंगे और टाइम क्या होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो इन सेकंड्स। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लो और उसमें आप अपना कैलकुलेशन कर लो। जैसे कि मुझे 5 मिनट में कंप्यूटर को बंद करवाना है तो 5 × 60 5 मिनट के इनसाइड सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट के लिए हमें यहाँ पे 300 सेकंड्स लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 तो इसका मतलब होगा 5 सेकंड में कंप्यूटर बंद होगा। 300 लिखेंगे तो 5 मिनट में कंप्यूटर बंद होगा। 1 घंटे में कंप्यूटर बंद करना है तो इसके लिए नया कैलकुलेशन आप करोगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हम 60 मिनट्स हर मिनट में 60 सेकेंड्स × 60 और इक्वल प्रेस करेंगे तो 3600 हम यहाँ पे सेकेंड्स को टाइप कर सकते हैं। और जैसे आपने ये टाइप कर लिया तो जाहिर बात है इतने टाइम में जब आप इस फाइल को रन करोगे
तो 1 घंटे में आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा और शट डाउन पे सेट हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि कोई कमेंट आपको टाइप करना है तो -C लिख सकते हो और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के इनसाइड अपना कमेंट टाइप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी कमांड लिख लो, जैसे कि कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है। ठीक है, हमने कुछ इस टाइप का कमेंट लिखा, या कोई भी फनी कमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे कमेंट लिखा और यहाँ पे टाइम मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा क्योंकि अभी 3 सेकंड में बंद होगा, तो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है वो सारा खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइम दे देते हैं इसे 300 सेकेंड्स और 300 सेकेंड्स इक्वल्स टू 5 मिनट। और फाइल को हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए वही बेच फाइल आपको पता होगा, वही बेच फाइल। फिर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कोड हमने shutdown.exe, स्पेलिंग आपने सेम रखना है, एक स्पेस देना है, -s लिखना है, -s लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर -t और -t और फिर स्पेस देना है, फिर 300 मतलब ये सेकंड्स होंगे। कुछ लोग इसे भी इस तरह इन्वर्टेड कोमास के इनसाइड बंद कर रहे होते हैं, पर आपकी मर्जी, वैसे लिखना चाहो या इन्वर्टेड कोमास के इनसाइड बंद करना चाहो। और नेक्स्ट हमने सी मीन्स कमेंट, और कमेंट आपके पास ये रहा। अगर कमेंट नहीं होगा तो आप ये कोड इस तरह डिलीट करोगे और सिर्फ इस कोड को सेव करोगे भी आपका कोड चल जाएगा, पर कमेंट नहीं दिखाया जाएगा। कमेंट आपको दिखाना हो तो आपको -C कमेंट के लिए और फिर ये लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका कोड पूरा हो चुका है। अब फाइल पे क्लिक कर लो और सेव एज, मतलब फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं, लोकेशन डेस्कटॉप देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 मिनट शटडाउन और इसके बाद .bat। अगर BAT देंगे तो ये कह रहा है कि हम बेच फाइल तो क्रिएट कर लेंगे, पर यहाँ पे नीचे कहा जा रहा कि फिर भी आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। हम इसे चेंज करके ऑल टेक्स्ट और ऑल फाइल्स पे क्लिक कर रहे होंगे और इसके बाद आपने ये नाम टाइप करना है। नाम कुछ भी दे सकते हो, पर .bat विदाउट स्पेस आपने टाइप करना है। डेस्कटॉप लोकेशन फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसे भी क्लोज करते हैं। ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। आप इस फाइल पे डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और इस मैसेज में एक आ जा रहा कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट। तो 5 मिनट के इनसाइड हमारा जो कंप्यूटर है वो शटडाउन हो जाएगा। तो ये दिखानी यहाँ पे कंप्यूटर के इनसाइड नोटपैड के बेस पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से नोटपैड के बेस पे आप शटडाउन क्रिएट कर सकते हो, डायरी क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर रिमूव और डिलीट कर सकते हो। 5 मिनट इसके लिए वेट करोगे तो 5 मिनट के बाद कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो खुद से टेस्ट करना, जैसे मैंने कोड किया है उसी तरह करोगे तो ज़ाहिर बात है आपके कंप्यूटर में भी ये बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। अगर टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में हम रह रहे तो हमें कोडिंग के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम नोटपैड के बेस पे देख रहे होंगे कि आप कैसे स्टैटिक और डायनामिक फंक्शनल लैंग्वेजेस या तो स्टाइलिंग लैंग्वेजेस या तो मार्कअप लैंग्वेजेस टाइप कर सकते हैं। तो नोटपैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .txt, और नोटपैड को बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और बेसिक कोड एडिटर भी कहा जाता है, जिसमें हम कोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, पर कुछ लैंग्वेजेस के लिए आपको कंपाइलर की भी नीड पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आता। जैसे कि आपके पास पाइथन लैंग्वेज होती है, आपने यहाँ पे पाइथन का कोड लिखा। अब पाइथन का जो कोड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ नहीं आता क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 समझ आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंपाइलर की, जो कि कंपाइल करता है हमारे कोड को और कन्वर्ट करता है हमारे कोड को .exe वाली फाइल में, आप ये समझ सकते हो, या तो फिर ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लिए। इसी तरह C++ होता है, C++ डायरेक्ट लिखोगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। इस फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर इसे कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फाइल में, मतलब 0 और 1 की फाइल में। तो नेक्स्ट फाइल यहाँ पे 0 और 1 वाले जो फाइल होते हैं वो exe या .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। उसके बाद ये फाइल हम पे रन कर रहे होते हैं, इसके बेस पे हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। कुछ इस तरह से हम लैंग्वेजेस को रन कर रहे होते हैं और ये स्टेप्स होते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि HTML आप कैसे टाइप कर सकते हो, CSS कैसे टाइप कर सकते हो, JS कैसे टाइप कर सकते हो, पाइथन आप कैसे लिख सकते हो, और इसके बाद हम C++ भी लिखने वाले हैं इसमें। अब इनमें से जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए या पसंद है, तो उसकी एक पूरी सीरीज़ हम आगे लेके आ रहे होंगे। पर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले वेब डेवलपमेंट या तो पाइथन या तो कोई भी कोर्स हम आगे लॉन्च कर रहे होंगे। पर जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए एटलीस्ट आप उसके लिए 50 कमेंट्स कर लें। 50 कमेंट्स के बेस पे हम उस लैंग्वेज की या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ की हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे होंगे, जिसमें हम इन डेप्थ जो कि पेड कोर्सेज होंगे, प्रीमियम कोर्सेज होंगे, वो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा सेम चैनल पे। तो सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना, 50 कमेंट्स पूरे करने हैं। HTML का पूरा कोर्स चाहिए तो 50 कमेंट्स कर लेना है। HTML कोर्स 50 कमेंट के बेस पे हम HTML का कोर्स लेके आ रहे होंगे। इसी तरह जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए होगा इनमें से, तो उसके लिए सिर्फ 50 कमेंट्स आपने करने। फिलहाल बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं हम कैसे यहाँ पे इन लैंग्वेजेस को टाइप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
नोटपैड और CMD को हम इसके साथ कंबाइन कर रहे होंगे क्योंकि CMD को एज अ कंसोल और टर्मिनल हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ क्योंकि शॉर्ट लैंग्वेज है, जल्दी से हम यहाँ पे इसका कोड लिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट लिख के हमने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो बाय पाइथन। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ किया है स्टार्ट में, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी हमें सिंगल कोट के थ्रू ये जो लाइन है इसे रैप अप करना है और इसके बाद फाइल को हमने सेव करना है। तो Ctrl+S, लोकेशन दे दो डेस्कटॉप और कोई भी लोकेशन दे सकते हो, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल डेस्कटॉप चूज़ किया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका नाम पाइथन और फिर एक्सटेंशन पाइथन का होता है .py। तो .py हमें नहीं भूलना और इसके बाद फाइल को अपने सेव करना है। अब ये वाला जो फाइल है आप इसे क्लोज़ कर लो और यहाँ पे पाइथन का जो फाइल है वो आ चुका है। विद द हेल्प ऑफ नोटपैड हम पाइथन का फाइल यहाँ पे बना चुके हैं विद .py एक्सटेंशन। अब इस फाइल को रन करना है, डबल क्लिक करके रन नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे ओपन करना होगा CMD को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CMD को ओपन करने के बाद CMD के बेस पे हम ये फाइल रन करेंगे। CMD एज अ कंसोल और टर्मिनल काम कर रहा होता है। फिलहाल CMD कह रहा है कि मैं इस लोकेशन पे मौजूद हूँ, हमें लोकेशन चेंज करना है। सबसे पहले लोकेशन चेंज करने के लिए हम CD मतलब चेंज डायरेक्टरी लिख रहे होते हैं और इसके बाद हम कहेंगे कि चलो हमें डेस्कटॉप की तरफ लेके आ जाए और इंटर करेंगे। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे बात यहाँ तक आ रहा था और अब यहाँ पे नसीब खान के आगे डेस्कटॉप भी यहाँ पे शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पाइथन का फाइल पड़ा है, तो पाइथन की एक कंपाइलर होती है, तो ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट तो बनाना होगा। डायरेक्ट कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता, तो इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पे पाइथन के लिए डाउनलोड करोगे पाइथन org वाले वेबसाइट से। पाइथन की पूरी यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर ले। जैसे आपने पाइथन को डाउनलोड कर लिया, फिर डबल क्लिक करके इसके सेटअप को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अब ये स्टेप्स आपके लिए रेडी होंगे और आप पाइथन का जो फाइल है वो रन कर सकते हैं। पाइथन के फाइल के इंसाइड वैसे ही कोड लिखना है जैसे मैंने लिखा था और छोटी ABC बड़ी ABC में फ़र्क करना है। तो मैंने लिखा था प्रिंट को छोटी ABC में लिखा था, तो आप ये छोटी ABC में ही लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पाइथन। अब ये वो कंपाइलर है जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। तो हम कह रहे हैं कि पाइथन यहाँ पे जो कंपाइलर है उसे कॉल किया जाए, उसे ऑर्डर दिया जाए किस चीज़ का, ये फाइल रन करने का। तो हम कह रहे हैं पाइथन कंपाइलर एक काम कर लो, हमारे लिए python.py वाला जो फाइल है इसे रन करके दिखाओ। इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा बिल्कुल ये लो, और ये फाइल यहाँ पे रन हो चुका है और हमें कहा जा रहा नसीब कोड स्टूडियो बाय पाइथन। तो ये थी कहानी आपकी पाइथन कोड का। पाइथन को कुछ इस तरीके से आप रन कर सकते। आप यहाँ पे पाइथन अगर लिखते हो, इंटर करोगे तो पाइथन के इनसाइड आप घुस चुके हो और यहाँ पे ज़ाहिर बात है पाइथन का कोड डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वापस वही सेम चीज़ लिखूँगा पाइथन और फिर यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो और इसके बाद इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एरर मिल चुका है। अच्छा, प्रिंट लिख रहा था पाइथन नहीं, तो मैंने कोड गलत लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नसीब कोड स्टूडियो और इसके बाद ये लाइन हम सेमीकोलन के थ्रू ख़त्म करेंगे। तो देख लो कितने आराम से हम यहीं पे डायरेक्टली अपना कोड रन कर पा रहे हैं। प्रिंट 2+2 और इसके बाद हमने इंटर करना है तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पाइथन की जो भी कंपाइलर थी उसे कॉल करके अपने ये फाइल रन कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा कि पाइथन आप कॉल हो जाओ और आपने यहाँ पे उसके बेस पे भी कुछ कोड लिखा और उसे रन कर लिया। इसकी पूरी कोर्स आगे करवाई जाएगी और हम सीखेंगे पाइथन को इन डेप्थ में। पर आपको 50 कमेंट्स इसके लिए करने हैं, तो पाइथन का जो प्रीमियम कोर्स है वो हम फ्री में आपको यहीं पे दे रहे होंगे और इसके तीनों लेयर्स हम पढ़ा रहे होंगे, नॉर्मल पाइथन, ओप्स पाइथन और इवन DSA विद पाइथन, और इसके बाद आगे प्रोजेक्ट्स भी होंगे। अब यहाँ पे अपना जो टर्मिनल है उसे हम क्लोज़ करते हैं, CMD को हम क्लोज़ करते हैं और वापस यहाँ से ओपन करते हैं नोटपैड को और नोटपैड को हम रन करेंगे। ये पाइथन का कोड था जो फाइल बना के हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फाइल बनाना मस्ट होता है क्योंकि CMD के इनसाइड जो कोड है वो चला जाता है, उसका कोई बैकअप नहीं रहता, पर फाइल का बैकअप आपके पास यहाँ पे रहता है। तो हम यहाँ पे एक नया टैब उठाएंगे और इस टैब के इनसाइड अब इस दफ़ा हम टाइप करने जा रहे हैं यहाँ पे C++ का कोड। तो हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, वो आपको मस्ट फॉलो करने हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ यूँ दिखेगा। IOStream हमने लिखना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे IOStream और इंक्लूड IOStream इंट और हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे सबसे पहले std और इसके बाद इंट मैन और यहाँ पे हमने लिखना था Cout और लेफ़्ट एंगल्स। इसके बाद हम इसके इनसाइड लिखेंगे नसीब कोड स्टूडियो बाय C++ और लास्ट में लाइन को ख़त्म और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0
और यहाँ पे जो हमने करली ब्रेस स्टार्ट किया था वो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज कर लिया। तो ये सिंटैक्स था, इसमें हमें ये प्रिंट करना था। जैसे कि हमने पाइथन के इंसाइड से प्रिंट लिखा, पर इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा लेंथी है, हमें ये चीज़ें इसके साथ इंक्लूड करना होता है और इसके बाद अपना प्रिंट का काम करना होता है। अब फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S, लोकेशन देना है, यहाँ से चूज़ करना था ऑल फाइल्स और फाइल का नाम कुछ भी रख लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C++ और इसके बाद .cpp। .cpp इसका एक्सटेंशन होता है C++ लैंग्वेज का, तो हमने ये नहीं भूलना, इसके बेस पे हमें C++ का फाइल मिल जाएगा। तो हमने .cpp और कहाँ इस फाइल का नाम ये रख लो और इसका एक्सटेंशन ये होने जा रहा है क्योंकि इसमें हमने C++ का कोड लिखा है। अब फाइल को सेव कर लो और इसे क्लोज कर लो। अब आपने एक दफ़ा कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना है तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब ये फाइल भी डायरेक्ट रन नहीं होता, सबसे पहले ये रहा कंप्यूटर और कंप्यूटर को 0 और 1 आती है। और आपने क्या लिखा, तो आप कहोगे मैंने CPP लिखा, C++ लिखा। अब C++ का जो कोड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए भी हमें नीड पड़ेगी कंपाइलर का। ढेर सारे टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे MinGW कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इस फाइल को रन करेंगे। तो ये वाला जो फाइल है ये एक दफ़ा कन्वर्ट होना चाहिए EXE में, और EXE के बाद ही ये फाइल पर रन होगा और कंप्यूटर को समझ आएगा। तो कैसे होगा ये सारा सिस्टम, तो इसके लिए आपने एक काम करना होगा, यहाँ पे आके MinGW को यहाँ पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इसका इन्वायरमेंट बना लेना है। कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो कर लो। इन्वायरमेंट जैसे ही बना, इसके बाद आपने वापस यहाँ पे CMD को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके CMD सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और हमें वापस डेस्कटॉप की तरफ आना है। और जैसे ही डेस्कटॉप पे आए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा एक फ़ाइल है, हम यहाँ पे लिखेंगे G++, जो कि कंपाइलर होगा हमारा, जिसके थ्रू हम ये वाला फाइल रन करेंगे। पाइथन का कंपाइलर अलग था, इसका कंपाइलर अलग होगा, तो हर लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो अलग होता है। तो G++ हमने यहाँ पे लिख चुके हैं और हम कॉल कर रहे हैं G++ कंपाइलर को C++ के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि C++.cpp। फाइल का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना है, छोटी BC बड़ी BC का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने इंटर करना है। इंटर जैसे ही करोगे कुछ देर में ये आपको EXE वाला फाइल जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे a.exe वाला फाइल बन चुका है। अब इस फाइल को रन कर लो, तो इसके इनसाइड जो भी था वो ये फाइल आपको रन करके दे देगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उस फाइल का नाम रखना है जो कि a.exe है। इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा नसीब कोड स्टूडियो बाय C++। तो कुछ इस तरह से आपने C++ का जो कोड है वो रन कर लिया विद द हेल्प ऑफ CMD। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है और कैसे हम रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोटपैड और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम नया फाइल यहाँ पे ले रहे होंगे और यहाँ पे लिखते हैं console.log और इसके इनसाइड लिखते हैं नसीब कोड स्टूडियो और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे बाय जावास्क्रिप्ट। अब बाय जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद, बाय मतलब वो वाला बाय नहीं कि चलो जावास्क्रिप्ट जाओ, नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नसीब कोड स्टूडियो को हम प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब इस फाइल को हमने सेव करना है, तो ज़ाहिर बात है इसका भी एक्सटेंशन अलग होगा, तो हमने इसका भी एक्सटेंशन देना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल चूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, या तो फाइल का नाम शॉर्ट लिखो आपकी मर्ज़ी, जैसे कि JS.js, ठीक है। JS स्टार्ट वाला JS फाइल का नाम है और .js इसका एक्सटेंशन होगा और हमने लोकेशन पे फाइल को सेव कर लेना है और इस फाइल को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो JS.js फाइल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इस फाइल को रन करना है तो इसके लिए भी कंपाइलर की नीड होगी हमें, या तो फिर ये फाइल आप लिंक कर लो HTML के साथ और फिर ब्राउज़र में इसे रन कर लो। अगर HTML के बेस पे हम इसे रन करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हमें यहाँ पे कंपाइलर को इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्राउज़र के पास इसका इंजन है और ब्राउज़र समझ सकता है, तो आपका कोड ब्राउज़र आपको रन करके दे देगा, जो कि कुछ देर बाद हम देखने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक और कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे Node.js। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। और यहाँ से हमने पाइथन को डाउनलोड कर लिया और यहाँ से हमने MinG को डाउनलोड कर लिया और यहाँ से Node.js को। अब जैसे ही आपने Node.js को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद ही आप ये फाइल अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करके वापस ओपन करेंगे CMD। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने फिर आना है डेस्कटॉप की तरफ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज डेस्कटॉप या चेंज डायरेक्टरी टुवर्ड डेस्कटॉप और हम यहाँ पे फाइल का नाम और इसका कंपाइलर सबसे पहले कॉल करेंगे। तो कंपाइलर क्या था, तो आप कहोगे कंपाइलर इसका हमने इंस्टॉल कर लिया नोड, तो हम यहाँ पे पहले लिख रहे होंगे नोड को कॉल किया जाए, तो नोड कॉल किया जाएगा और इसके बाद हम कहेंगे नोड एक काम कर लो, हमारा जो फाइल है JS.js को आप रन कर लो। अब जैसे आपने ये लिखा, आपने कहा नोड कंपाइलर और ये ट्रांसलेट कर लो कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए ये ट्रांसलेट किया गया और हमें ये कोड यहाँ पे वापस मिल चुका है
नसीब कोड स्टूडियो बाय जावास्क्रिप्ट। क्या डायरेक्ट नोड यहाँ पे लिख सकते हैं या जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यहाँ पे सीएमडी में लिख सकते हैं? बिल्कुल पाइथन की तरह हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस के लिए a.exe मतलब exe वाला फाइल क्रिएट करना मस्ट होता है। पाइथन और जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सीएमडी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें a.exe का कंसेप्ट नहीं होता, बस कंपाइलर सारी चीज़ें संभाल लेता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं नोड, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि console.log, और यहाँ पे हमने लिखा नसीब, और इसके बाद इंटर करेंगे तो देख लो यहाँ पे ये कोड हमें रन करके दे चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ कैलकुलेशन, जैसे मैंने 4+4 लिखा। इसी तरह मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, और इसी तरह डिवीजन किया जा सकता वगैरह। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये हम लैंग्वेज के इनसाइड सीख रहे होंगे। फिलहाल कुछ यूँ आप यहाँ पे अपना जो जावास्क्रिप्ट है उसके फाइल को और उसके कोड को लिख के रन कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे फाइल का बैकअप भी है, इन फ्यूचर हम इसे एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे रन करके देखे कि कैसे आप इन लैंग्वेजेस को लिख सकते हो, कैसे रन कर सकते हो वगैरह। अब नेक्स्ट यहाँ पे HTML और CSS के लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे और हम उसका नाम रखेंगे वेबडिव, और इंटर। अब यहाँ पे हमने फाइल बनाना है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही आपका वेबसाइट बन रहा होता है। तो हमें यहाँ पे तीनों के फाइल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले HTML का फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे वापस नोटपैड को ओपन करेंगे, और नोटपैड के इनसाइड हम कोड लिखेंगे HTML का। तो HTML का कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे फिर फॉलो करना होगा सिंटैक्स को। अच्छा, तो HTML का यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा लेंथी है बनिस्बत बाकी लैंग्वेजेस का। तो हम यहाँ पे HTML का जो सिंटैक्स है वो सबसे पहले लिख रहे होंगे, जिसे बॉयलर प्लेट कोड भी कहा जाता, जो कि हर वेबसाइट को बनाने से पहले मस्ट होता है। तो सबसे पहले ये कोड लिखना होता है। आगे भी कुछ मजीद कोड आ रहा होगा, जैसे कि हमें HTML लिखना है, फिर इसके बाद हेड लिखना है, और हेड यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे बॉडी, और बॉडी यहाँ पे हो जाएगी क्लोज, और इसके बाद हमने यहाँ पे HTML को क्लोज करना है। अब ये कोड लिखने के बाद ये रहा हेड सेक्शन, हम टैब के थ्रू यहाँ पे इन्हें रीडेबल बना लेते हैं। और ये सिंटैक्स आपको लिखना होता है हर वेबसाइट को बनाने से पहले, और ये हर वेबसाइट फॉलो करता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। तो इसके इनसाइड हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे बॉडी के सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, फिर इंटर करूँगा, और इंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी कोड लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंटर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे H1, और मैं यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML। तो हमने यहाँ पे HTML लिखा, और इसके बाद जो H1 हमने ओपन किया उसे यहाँ पे क्लोज करते। अब इस फाइल को हमने सेव करना है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ऑल फाइल्स, और HTML का यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो .html, तो हम यहाँ पे लिखेंगे web.html, और इसके बाद इसे सेव करते। सेव करने के बाद ये फाइल हमने क्लोज करना है, पर कहाँ पे हमने इसे सेव किया, हम यहाँ पे इसे इस लोकेशन पे लेके आ जाएंगे फोल्डर के इनसाइड, और डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। तो ये हमें ये कोड रन करके दे रहा है, नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML। क्या इसे स्टाइल कर सकते हैं? हाँ, स्टाइल कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें नीड पड़ेगी CSS की। अब CSS कैसे लिखा जाता? तो इसके लिए हम वापस ओपन कर रहे होंगे नोटपैड को, और इसके इनसाइड हम यहाँ पे CSS को लिखेंगे। तो CSS में हम टारगेट करने जा रहे हैं वही H1 को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, और H1 का जो बैकग्राउंड कलर है उसे रेड किया जाए। तो हमने ये लिखा, और इसके बाद जो करली ब्रेसेस ओपन किए वो क्लोज करते। कि ये डायरेक्टली काम करेगा? नहीं करेगा, पर इसे लिंक करना होगा हमें HTML के साथ। कैसे, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये फाइल हम सेव करेंगे विद .css एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि ये CSS का कोड है। तो हम यहाँ पे इसे लोकेशन देंगे डेस्कटॉप में हमने वेब डिव का फोल्डर बनाया है, और वहाँ पे ऑल फाइल्स चूज़ करके यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे स्टाइल, और इसके बाद .css। अब इस फाइल को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे ये फाइल आ चुका है, ये फाइल CSS का है, और ये HTML। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है वेबसाइट का, और ये स्टाइलिंग। तो इन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो इसके लिए फाइल वापस ओपन करना है, तो राइट क्लिक कर लो, और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन विद, और यहाँ पे हमने वापस नोटपैड को चूज़ करना है, और इसके इनसाइड हमें एक लिंक लिखना होगा जिसके थ्रू हम CSS को इसके साथ लिंक कर पाएंगे, और वो लिंक आएगा हमेशा हेड सेक्शन के इनसाइड। तो हम CSS को मैक्सिमम टाइम हेड सेक्शन के इनसाइड ही लिख रहे होते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक, और इसके बाद लिंक, और इसके बाद हमने रिलेशन बताना होता है कि इन दोनों फाइल्स का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो मैं कहूँगा वो वाला जो फाइल है वो स्टाइल शीट इस शीट के लिए या इस वाले फाइल के लिए डिफ़ाइन कर रहा होता है, वो स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर रहा होता है। और इसके बाद href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और इसमें हम बता रहे होंगे फाइल का नाम। तो यहाँ से फाइल का नाम कंफर्म कर लो, फाइल का नाम style.css है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे style.css, और इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। अब फाइल को आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इस फाइल को वापस डबल क्लिक करोगे
तो आपके सामने कुछ इस टाइप का कोड आ रहा होगा। तो देख लो हमने यहाँ पे जो हमारा H1 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज कर लिया। क्या जावास्क्रिप्ट लिंक कर सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी इजी है। इसके लिए ये फाइल वापस नोटपैड में आप ओपन कर लो जैसे अभी तरीका बताया, और जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी सेक्शन को ख़त्म करने से जस्ट पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे लिखा जाता स्क्रिप्ट और इसके बाद src, और यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम होगा वही आप यहाँ पे दे रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फाइल का नाम है js.js, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे src के इनसाइड js.js, और इसके बाद ये वाला जो टैग है ये क्लोज़ करना बाकी है, तो हम यहाँ पे इसे क्लोज़ करेंगे। स्क्रिप्ट, हाँ, यहाँ पे जो टैग के नाम होंगे वो अपनी करेक्ट लिखने होंगे। अब ये लिखने के बाद फाइल को आप सेव कर लो, पर इस फाइल को हमें इस फोल्डर के इनसाइड लेके आना होगा, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं इसे। अच्छा, तो यहाँ पे 3 फाइल्स आ चुके हैं। इन 3 फाइल्स के बेस पे आपका फ्रंट एंड तैयार होती है। अब वापस इस फाइल को रन कर लो। अब रन करने के बाद कोड देख लो, कुछ ही वो आ रहा है। तो आपको इसमें जावास्क्रिप्ट का है, तो आप राइट क्लिक कर लो। आपने वहाँ पे कंसोल लिखा था जावास्क्रिप्ट के कोड के इनसाइड, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये कंसोल आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस विंडो के इनसाइड कंसोल टैब ढूंढना है। क्लिक करोगे तो ये कंसोल आ जाएगा। वो कोड हमें नहीं दिख रहा, तो एक दफ़ा चेकआउट करते हैं हमारा कोड क्यों रन नहीं हुआ ये जावास्क्रिप्ट का। तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती की थी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना था, तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं, और ये कोड हमने गलत लिखा था। तो ज़ाहिर बात है चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोड तो गलत होगा। तो हमने यहाँ पे वापस स्क्रिप्ट लिखा, फाइल को सेव करेंगे और इसके बाद वापस आके हमने सिर्फ इस फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश करना है। तो हम यहाँ पे इस फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके इनसाइड हमने कंसोल टैब की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको कोड जावास्क्रिप्ट का मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो हुआ क्या। अपने यहाँ पे HTML को दिखाने के लिए आपने H1 का यूज़ किया जिसमें नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML लिखा। तो ये टैग और ये जो कंटेंट है ये HTML दिखा रहा है। बैकग्राउंड में कलर कौन कर रहा है? CSS कर रहा है। कंसोल के इनसाइड ये नसीब कोड स्टूडियो बाय जावास्क्रिप्ट कौन रन कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहा है। ये 3 लैंग्वेजेस कंबाइन होके यहाँ पे फ्रंट एंड को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये फिर अगर आपको यहाँ पे फ्रंट एंड का या तो फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए तो 50 कमेंट्स कम से कम होने चाहिए। तो हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, या तो किसी भी लैंग्वेज का आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए होगा, पूरा सीरीज़ चाहिए होगा इन डेप्थ, तो हम आपके लिए प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री में लेके आ रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड के हमने टूल्स कवर कर लिए थे और इसके सेक्रेट्स कवर कर लिए थे। तो हमने नोटपैड को पूरा सीख लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यहाँ पे नोटपैड के शॉर्टकट कीज़ देखने वाले हैं, जो कि 26 शॉर्टकट कीज़ होंगे। अगर आपको नोटपैड नहीं आता, सिर्फ ये शॉर्टकट कीज़ सीख के भी आप नोटपैड को मास्टर कर लेंगे। शॉर्टकट कीज़ लाइफ सेविंग के लिए होता है, तो अगर आप कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कीज़ आपको आना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसमें शॉर्टकट कीज़ मस्ट होते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सको। हर टाइम हमें ऑप्शंस के पीछे भागना नहीं होता। अगर हमें शॉर्टकट कीज़ आते हो, शॉर्टकट कीज़ नहीं आता तो फिर यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लो, फिर वापस सेम प्रोसेस। शॉर्टकट कीज़ के बेस पे हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, पर जो टाइम है वो टाइम को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा काम करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की से। नोटपैड के इंसाइड मैंने यहाँ पे कुछ काम कर लिया, तो मुझे यहाँ पे एक नया फाइल चाहिए। इस काम को भी रहने देना है या तो इसको ज़ाया करके मुझे नया फाइल चाहिए होगा। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद N प्रेस करेंगे। इसके थ्रू हमें यहाँ पे एक नया फाइल मिल जाएगा। अब अगर हम कंट्रोल N वापस प्रेस करेंगे तो एक और नया फाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंट्रोल N और कंट्रोल T से हम यहाँ पे नया टैब और नया फाइल हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको एक नया विंडो चाहिए होगा तो कंट्रोल शिफ्ट N की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एक नया विंडो दे देगा। बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। वहाँ पे नया फाइल नेक्स्ट टैब में आ रहा था, यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में और एक फ्रेश विंडो में आपको नया फाइल मिल रहा है। अब अगर आपने कुछ काम किया हो और आप चाहते हैं वो काम मुझे इस वाले नोटपैड के इनसाइड ओपन करना है तो कंट्रोल+O प्रेस कर ले और आपको लोकेशन पता होता है कि आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ पे पड़ा है। तो वो फाइल डेस्कटॉप पे और नोटपैड शॉर्टकट कीज़ के नाम से ये फाइल पड़ा है, इसे मुझे यहाँ पे ओपन करना है। तो कंट्रोल-O, लोकेशन पे जाना था, फाइल सेलेक्ट करना था, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना जो फाइल सेव किया गया फाइल है वो कंट्रोल+O के बेस पे ओपन कर लिया नोटपैड के इनसाइड। जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें टाइप कर ली है, डमी टेक्स्ट है, कुछ खास मतलब नहीं बनेगा। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो कंट्रोल S के थ्रू हम यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। लोकेशन आप कुछ भी दे दें और इसके बाद फाइल का नाम रख ले। सेव पे क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा 123.txt के नाम से। अब इस फाइल को अगर आपने वापस सेव करना है तो यहाँ पे हम नया काम कर लेते हैं।
अब मुझे सेम फाइल के इनसाइड इसे सेव नहीं करना, तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो ओपन किया गया फाइल है वो 123.txt है। तो अगर इस फाइल के इनसाइड जो भी मैंने नया काम किया कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये नया काम भी 123.txt के इनसाइड ही सेव हो जाएगा। मुझे इसके लिए अलग सा अगर फाइल क्रिएट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस मीन्स सेव एस, तो फाइल को वापस सेव करना, फाइल का डुप्लीकेट बनाना। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम आप कुछ भी रख ले, जैसे कि 1234 और सेव पे क्लिक कर लिया। अब अगर मैं नेक्स्ट टैब ओपन करके कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा और वहाँ से 123 वाला फाइल उठा के ओपन करेंगे तो इसमें काम यहाँ तक आ रहा है। 1234 में देखोगे इसमें काम कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब भी आपको किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो और उसे एक अलग नाम से सेव करना है या नया काम किया आप चाहते हो वो सेम फाइल के इंसाइड सेव नहीं करना, इसके लिए अलग सा फाइल क्रिएट हो जाए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं ताकि फाइल को आप बार बार सेव कर सको विद डिफरेंट नेम। अगर मैं यहाँ पे काम कर लूँ और काम करने के बाद सिर्फ कंट्रोल एस की प्रेस करूँगा तो देख लो वो विंडो नहीं आई, क्योंकि 1234 वाला जो फाइल है उसी के इनसाइड ये नया काम भी जाके सेव हो रहा है। तो कंट्रोल एस मीन्स जो फाइल आपने ओपन किया उसे फर्स्ट टाइम सेव करना और जो भी काम आपने नया किया उसी काम को सेम फाइल के इनसाइड सेव करना। कंट्रोल शिफ्ट एस की का मतलब होगा आपने जो भी काम किया उसे अलग फाइल में सेव करना या तो फिर इस फाइल का एक और डुप्लीकेट बनाना। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल फाइल्स ओपन किए हैं, इसमें कुछ फाइल सेव है कुछ फाइल सेव नहीं, तो मुझे यहाँ पे सभी फाइल्स को सेव करना है। एक ही टाइम पे सभी फाइल्स को यहाँ पे सेव करना है, जितने भी टैब्स यहाँ पे ओपन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस मीन्स सेव ऑल, जितने भी टैब्स आपने ओपन किए उन सबको सेव करना। तो हम यहाँ पे लोकेशन देंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 और इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं। तो एक दफ़ा फिर ये विंडो आ जाएगी अगर फाइल सेव नहीं था तो इस वक्त ये सारे फाइल सेव थे तभी वो विंडो वापस नहीं आई। तो हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इन फाइल्स को यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ और हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया, फिर यहाँ पे कुछ काम कर लिया, फिर इस स्टेप में कुछ काम कर लिया, टोटल 3 फाइल्स हो गए। कंट्रोल ऑल्ट एस की प्रेस करेंगे, तीनों की तीनों फाइल्स मुझे सेव करने हैं। तो यहाँ पे 2 नाम का हम ये फाइल सेव करते हैं, फिर विंडो आ गई। हम यहाँ पे 3 नाम का ये फाइल सेव करते हैं, फिर विंडो आ जाएगी। यहाँ पे 4 नाम का हम ये फाइल सेव कर दे, तो हमारे जितने भी फाइल्स थे 2, 3, 4 के नाम से ये फाइल सेव हो गए। पे ओपन करते अपना एक ओल्ड डॉक्यूमेंट, तो अभी पड़ा कंट्रोल ओ हम यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल होगा नोटपैड शॉर्टकट कीज़ के नाम से, इसमें कुछ काम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेरे पास प्रिंटर मौजूद हो, मुझे इसका प्रिंट निकालना हो तो कंट्रोल की पकड़ के रखे पी प्रेस कर ले। कंट्रोल पी से हम यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद हो तो आप यहाँ पे कॉपीज़ बता दो कितने कॉपीज़ निकालने, यहाँ से प्रिंटर चूज़ कर लो और इसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप चूज़ कर सकते हो और नीचे बटन होगा, आप उस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमने ओपन करना सीखा कि कंट्रोल टी और कंट्रोल एन से आप टैब को ओपन कर सकते हैं, पर अगर क्लोज करना हो तो हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से वो जो भी टैब आपने ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको ये विंडो ही क्लोज करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे तो ये विंडो ही यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो विंडो को क्लोज करने के लिए चाहे इसमें जितने भी टैब्स हो, आपने पूरा विंडो क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अगर आपने उसमें से एक सिंगल टैब क्लोज करना है, मल्टीपल टैब से सिंगल टैब क्लोज करना है, तो उस टैब पे अपने जंप करके कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है, सिर्फ वही टैब क्लोज हो जाएगा। अब विंडो को क्लोज करने का एक और शॉर्टकट की भी है, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की पकड़ के रखे F4 की प्रेस कर ले भी आप वो विंडो क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ काम कर लिया, तो अगर हमें यहाँ पे ये काम सेलेक्ट करके गलती से कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो वो काम डिलीट हो गया। अब मुझे वो काम वापस चाहिए। तो जब भी आप कंप्यूटर के इनसाइड कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई गलती कमिट कर लेते हो, कोई गलती कर लेते हो, तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं। हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो एक स्टेप पीछे जाने से क्या होगा, वो जो काम था वो यहाँ पे पड़ा था वही मिल जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड की इसके लिए प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड मतलब अंडू, एक स्टेप पीछे जाना। अब अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एक स्टेप पीछे नहीं जाना, गलती से मैं पीछे गया वापस आगे आना है, तो कंट्रोल वाई से आप वापस अपने करंट पोजीशन एक्टिव पोजीशन पे आ जाओगे। एक्टिव पोजीशन में कुछ नहीं था और कंट्रोल जेड करोगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे, वहाँ पे आपको ये कंटेंट मिल रहा। तो कंट्रोल जेड से हम पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल वाई से वापस हम आगे आ सकते हैं। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अंडू और रेडू इसका नाम होता है। अब इसमें कुछ कंटेंट है, तो मान लो ये ऊपर वाला जो टाइटल है व्हाट इज़ नोटपैड, ये मैंने गलत लोकेशन पे टाइप किया है। तो आप कहोगे इसे डिलीट करके किसी और लोकेशन पे वापस टाइप कर लो, नहीं यहाँ पे टाइम लगा है। अगर कुछ ज़्यादा कंटेंट हो, ये सारा कंटेंट मुझे इस लोकेशन से मूव करना है, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर रहे होते कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स मीन्स कट करना, तो वो कंटेंट यहाँ से गायब हो चुका है। अब जिस पॉइंट पे भी आपको वो कंटेंट चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो, कंट्रोल वी
कंट्रोल वी से हम वो कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स ने कट कर लिया और कंट्रोल वी हमें उस कट का रिजल्ट दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के इनसाइड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा को शेयर कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो नोटपैड के इनसाइड अगर कंटेंट आप गलत जगह पे टाइप कर लेते हैं, कंटेंट ऊपर नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल एक्स, वापस हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ऊपर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अब अगर कंटेंट का अपने डुप्लीकेट बनाना है, जैसे कि व्हाट इज नोटपैड मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे नीचे भी चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी की प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है, डुप्लीकेट निकालने के लिए होता है, तो कंट्रोल सी हम प्रेस कर चुके। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी से हमने वो कंटेंट जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी दोनों का रिजल्ट हमेशा हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है। कंट्रोल वी से आप कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कंटेंट आपने कट किया हो, चाहे वो कंटेंट आपने कॉपी किया हो। अब एक दफ़ा कॉपी करके भी आप मल्टी टाइम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी बार बार प्रेस कर रहा हूँ, बार बार ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल वी प्रेस करते जाए तो एक दफ़ा कंटेंट कॉपी करोगे और उसके बाद आप बार बार उसे पेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वी की। अगर आपको किसी वर्ड का यहाँ पे मतलब ना पता हो या तो उसका मीनिंग मालूम करना हो, जैसे कि कमांड क्या होता है इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो अगर आप यहाँ पे विंडो 11 का नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक ऑनलाइन बिंग का ऑप्शन दिया गया। बिंग एक एआई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो कोई भी वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता वो वर्ड आप सेलेक्ट कर ले और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई की प्रेस कर ले। कंट्रोल ई से वो लोड होके आपके सामने कुछ इस तरह से मतलब निकाल के लेके आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे एक बड़ा डॉक्यूमेंट मिल जाता और उसमें कोई भी वर्ड हमें फाइंड करना हो तो हम इस तरह सर्चिंग करके फाइंड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की दी गई है। तो कंट्रोल एफ आपने प्रेस करना है, कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करोगे सर्च बार आ जाएगा, इसमें वो वर्ड जो भी आपको चाहिए होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद तो ये नेक्स्ट फाइंड कर रहा होता है और ये प्रीवियस फाइंड कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए भी शॉर्टकट कीज दी गई है। तो सबसे पहले अपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और सेटअप कर लेना है अपना सर्च बार। इसमें जो भी वर्ड आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे टाइप कर ले। टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर सकते हैं। F3 के थ्रू ये आपको नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फाइंड करके दे रहा होता है जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया हो। और इसी तरह आपके पास शिफ्ट F3 की भी होते हैं। तो ये इन दोनों बटन्स का शॉर्टकट कीज है। तो शिफ्ट F3 के थ्रू हम पीछे जा सकते हैं और सिर्फ F3 के थ्रू हम यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं। अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए भी शॉर्टकट की दी गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे CTRL लिखा है और ये काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है तो मुझे इस CTRL को कंट्रोल के साथ रिप्लेस करना है। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H की प्रेस करेंगे, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पे एक विंडो छोटी सी आ जाएगी और इस विंडो के इनसाइड हमने बताना है कि हमें कौन सा वर्ड चाहिए, वो वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर ले। नेक्स्ट हमने उस वर्ड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल और कंट्रोल वर्ड के साथ हमने इसे रिप्लेस करना है। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप कंट्रोल F करके फाइंड करना चाहोगे CTRL और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बताया जा रहा कि नॉट फाइंड CTRL, क्योंकि वो सारे रिप्लेस हो गए कंट्रोल वर्ड के साथ। अब अगर हम यहाँ पे वापस टाइप कर ले कंट्रोल और कंट्रोल वर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे सारे वर्ड्स रिप्लेस हो गए हैं कंट्रोल के साथ। ऊपर वाला सर्च बार फाइंड करने के लिए होता है और नीचे वाला सर्च बार रिप्लेस करने के लिए होता है। तो जो भी वर्ड आपने यहाँ पे टाइप किया ये वर्ड उसे रिप्लेस कर लेगा। किसी स्पेसिफिक लाइन पे आपको जंप करना है तो कंट्रोल जी से हम स्पेसिफिक लाइन पे जंप कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है इस वक्त आपका जो कर्सर है वो लाइन नंबर 2 पे मौजूद है, तो मुझे लाइन नंबर 9 पे जाना है। गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे लाइन नंबर 9 के ऊपर जंप करवा देगा। और ये यहाँ पे नीचे भी आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपका कर्सर लाइन नंबर 9 पे है और कॉलम नंबर 1 पे। कंट्रोल जी से आप जो भी लाइन यहाँ पे टाइप करोगे, गो टू पे क्लिक करोगे, ये उस लाइन के ऊपर आपको जंप करवा देगा और नीचे आपको स्टेटस बार में इसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल रहा होगा। कंटेंट पूरा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट है, सारा मैं यहाँ पे कर्सर के थ्रू ठीक से सिलेक्ट नहीं कर सकूंगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल A की प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, जितना भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ काम करते हैं उसके बाद आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। F5 की के थ्रू आपको डेट एंड टाइम मिल रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो मुझे नोटपैड के इनसाइड डेट एंड टाइम मिल रहा होता है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के थ्रू हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की पकड़ के रखें, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और उसके बाद प्लस प्रेस कर लें और प्लस न्यूमेरिकल कीज की तरफ से होना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से हम इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के लिए हम यहाँ से या तो यहाँ से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद प्लस और माइनस यहाँ से यूज कर रहे होते हैं और यही प्लस और माइनस के थ्रू हम यहाँ पे स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
तो ये थे सारे शॉर्टकट कीज नोटपैड के जो कि हमने यहाँ पे समझे। और कंट्रोल डी इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे बार बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो ये काम ही नहीं कर रहा। पर हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रोल डी रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 100% हमें जूम दे देगा और रिस्टोर कर लेगा यहाँ पे जूम को। पर कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो वो काम नहीं करता। अब जूम इन और जूम आउट के लिए आप यहाँ पे एक और की भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और माउस का जो व्हीलर है वो आगे और पीछे की तरफ घुमाओगे भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल डी अगर काम करता तो ठीक है, आपके कंप्यूटर में नहीं करता तो आप व्यू पे क्लिक कर ले, जूम पे क्लिक कर ले, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खुद को रिसेट कर लेगा और 100% यहाँ पे जूम हो जाएगा।